नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इंडिया स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और डिम्पी। आज मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी तो है ही, साथ ही मंथली एक्सपायरी। और एफआईज की लगातार अच्छी बाइंग के बाद इस हफ्ते किस तरह के रोल ओवर हो सकते हैं, कहां पर आपको अगली सीरीज के लिए नजर रखनी होगी, इस सब पर ध्यान रखेंगे। तमाम सारे ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट, सारे क्यूज अगले 2.5 घंटे आपके साथ बाजार के फंडामेंटल पर चर्चा करेंगे और साथ ही टेक्निकल राय भी होंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज की एक्सपायरी से एक्सपेक्टेशन होनी क्या चाहिए। निप्पी, एफआईज तो कल भी एक अच्छा खासा बाइंग फिगर आया और इनफैक्ट मुझे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का एक कंसर्न दिख रहा था। फिर से आपके लॉन्ग्स तो 50% से ज्यादा आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज देखना होगा कि कौन कौन से स्पेसेस हैं जिन पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि मोर और लेस सारे सेक्टर्स में अच्छी बाइंग थी। कैसी हो सकती है एक्सपायरी आज? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी सीरीज के अंदर हमने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई को टच करते हुए देखा। आप निफ्टी के बार बार 18,400 के ब्रेकआउट को फील करते हुए देखे, लेकिन फाइनली वो हुआ ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्क्रीन पे समय वो चार्ट देख पा रहे हैं, आपको साफ दिख जाएगा सेल 1, सेल 2, सेल 3, ये 3 बार ऐसा मौका हुआ जब 18,400 को हमने टेस्ट करके वापस कमजोर हुए। और हमने बाइंग ऑन डिप्स भी लिखा हुआ है, 5 बार हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 5 टाइम बाइंग ऑन डिप हुआ और 3 बार बाइंग सेल ऑन राइज हुआ है। इसको आप छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए, तो अब आप डेरिवेटिव्स के डाटा पे आइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लोजिंग के हिसाब से और अगली सीरीज के हिसाब से। हम आपको अगली सीरीज में लेके जा रहे हैं, इसलिए अगली सीरीज के ही पहले नंबर आपको मैं बताऊंगा कि जून सीरीज के अंदर टिपिकली रिटर्न कैसा रहता है मार्केट का, वो कैसे दिखते हैं। हमने 20 के अंदर भी निकाला, 21 और 22 का डाटा भी निकाला। 20 के अंदर एबनॉर्मल गेन आ था 7.5% का, क्योंकि उसमें कोविड इंपैक्ट जुड़ा हुआ था। 21 के अंदर फ्लैट करीब 1% का रिटर्न और 22 के अंदर -4% का रिटर्न। अमूमन हम देखते हैं कि जिस सीरीज के अंदर उनकी वॉलेटिलिटी रहे तो अगली सीरीज जो है थोड़ी शांत हो जाती है। इस बार की सीरीज भी 3-3.5% पे रही है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि अगली सीरीज यानी कि जून वाली थोड़ी शांत रह सकती है। इस सीरीज से हम उम्मीद कर सकते हैं। हमने फिर मई का डाटा भी निकाला कि पिछले 3 साल में मई के अंदर टिपिकली क्या होता है, तो हमने देखा कि 20 के अंदर 6.5%, 21 के अंदर माफ कीजिए 22 के अंदर -3% और मई 23 जो अब तक का डाटा यानी कि जो आज क्लोज होने जा रहा है वो अब तक 3% का रिटर्न आपको दे चुका है। तो आप बैक टू बैक 4%, 3% अप्रैल और मई के अंदर लेके आए हैं। जून के अंदर क्या रिपीट हो जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम है। ये पहला पॉइंट ऑफ नोटिस है कि जून सीरीज के अंदर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। फिर हमने ये निकाला कि आखिरकार इस समय की पोजीशंस कैसे बनती है, हीरो जीरो कौन से थे, कौन से ऐसे शेयर्स थे जो आपको चलते हुए दिखे। इस बार की सीरीज के अंदर अडानी, इंटेलेक्ट डिजाइन, चोला फाइनेंस, ये शेयर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 25% से रिटर्न ज्यादा है इन सभी का। और जो जीरो शेयर्स थे वो थे इप्का लैब, मन्नापुरम, जिंदल स्टील। ये तीनों को हमने यहाँ पे देखा कि ये जीरो निकले इस बार। फिर हमने ये चेक किया कि टिपिकली एफआईज का कामकाज कैसे हुआ है इस पूरी सीरीज में, मई वाली में। तो हमें बड़ी हैरानी हुई। एक आंकड़ा तो मैंने छुपा दिया, मैंने दिखाया ही नहीं तो उस पर डिबेट शुरू हो सकता था। वो स्टॉक्स ऑप्शंस का था, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसके अंदर। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 1,000 करोड़ का प्लस हुआ है, ऑप्शंस के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का माल बेचा गया है और स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर 4,000 करोड़ रुपए के माल को खरीदा गया है। कुल मिला के यह बात यह है कि एफआईज का कैश में दबदबा ज्यादा था, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में उसका दबदबा देखेंगे वो ना के बराबर था, या फिर ये मैं कहूं एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज जैसा होता है वैसा ही था। इसलिए आप देख पा रहे पिछले 1 महीने से जो एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग है वो 50% को पार नहीं कर गई और एवरेज पूरे महीने का वो सिर्फ 48% था, यानी कि एवरेज से सिर्फ 2% ऊपर जाके हम इस सीरीज को क्लोज करके जा रहे हैं। फिर हमने ये चेक किया कि रोल ओवर के अंदर पोजीशंस कैसे थी। जैसे हमने शुरुआत में निकाला कि निफ्टी का इस समय का रोल ओवर कितना है, 52% है। ये औसत से के ज्यादा है, औसत से कम है। महीने की औसत करीब 76% की रहती है। आज का जोड़ देंगे तो 76% कम से कम आना चाहिए, नहीं तो कमजोर रोल ओवर माना जाएगा। निफ्टी बैंक 55% का रोल ओवर है। औसत कितनी रहती है? औसत रहती है 80%। अगर 80% नहीं आया तो इसको भी कमजोर माना जाएगा। ये हमने नंबर्स आपके सामने रखे हैं। फिर हमने ये चेक किया कि सीरीज में शुरू कैसा हुआ था, डिस्काउंट प्रीमियम कितना था। अगर आप शुरुआत में देखेंगे ना तो निफ्टी के अंदर 45 पॉइंट्स का प्रीमियम था। ये हल्की सीरीज थी, प्रीमियम के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी सीरीज हल्की थी और अगली सीरीज भी हल्की ही जा रही है। मैं अभी आपको रोल ओवर कॉस्ट भी बताऊंगा। 45 था और अगर अब अभी देखेंगे सिर्फ 10 रह गया है, यानी कि प्रीमियम में कटौती हुई है, होती है अमूमन, लेकिन पहले भी ज्यादा नहीं था और कम हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा उल्टा हुआ है, पहले कम प्रीमियम के साथ उतरे थे हम, 15 पॉइंट का प्रीमियम था, आज 40 पॉइंट्स का प्रीमियम लेके अगली सीरीज में जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा अगली बार के सौदे भी आपके बैंक निफ्टी डिसाइड करवाएगा, निफ्टी कभी नहीं डिसाइड कराएगा। निफ्टी आपको कुशन में फंसा के रखेगा, बैंक निफ्टी आपके
पंच करवाने की कैपेसिटी रखवाता है। फिर हमने ये निकाला कि रोल ओवर की कॉस्ट कितनी आ रही है, आप मई को छोड़ रहे हो, जून में जा रहे हो, पैसे कितने लगेंगे। तो निफ्टी के अंदर आपके पैसे लगने जा रहे हैं वो करीब 87 रुपए, 87 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे, और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 82 पॉइंट महंगा पड़ेगा इस बार का आपका रोल ओवर। तो ये आपकी कॉस्टिंग भी हमने निकाली है। फिर हमने ये चेक किया कि आखिरकार हाई रोल ओवर किस किस में जा रहा है। उसमें नौकरी, ग्रासिम, ट्रेंड, पेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जहां पे हाई रोल ओवर जा रहा है। ये सारे शेयर्स जो हाई और लो रोल ओवर वाले हैं, ये सारे के सारे शेयर अगली सीरीज के सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। सेक्टर के हिसाब से ऑटो, फार्मा अच्छा रोल ओवर है, और इस बार का रोल ओवर जो कम है वो मेटल्स और बैंकिंग के अंदर है। कुल मिला के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सीरीज लाइट है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रेंज 18 से 18,400 की, बैंक निफ्टी की रेंज 42,800 से 44,000 की। इसी रेंज के अंदर हम अगली बार भी एंटर करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। ऑलराइट डिम्पी, तो रोल ओवर फिगर्स पर नजर रहेगी, और इनफैक्ट मेटल और आईटी, बैंक्स आप बता रहे हैं कि कम हो सकता है रोल ओवर, ठीक है, वॉच आउट करेंगे। अब इस वक्त ये 4 बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं और फिर एक एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। पहले तो ग्लोबल मार्केट से समझ लेते हैं, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट जब फिर से आपको दबाव देखने को मिला, डाउ लगभग 250 अंक फिसला, और आप एसजीएक्स निफ्टी को भी इस वक्त दबाव में देख रहे हैं। लेकिन देखना होगा, कल भी हम दबाव के साथ खुले थे, लेकिन उसके बाद हमने रिकवर भी किया। लेकिन क्योंकि डेट सीलिंग पर अब तक कोई रेजोल्यूशन नहीं बन पा रहा, वहाँ से बड़े कंसर्न है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ हो सकती है एक्सपायरी? 18,300। आपके सामने पोल भी लेकर आएंगे, किस रेंज में, किस बैंड में, और क्या स्ट्रैटेजी आज के लिए, हीरो जीरो ट्रेड्स क्या होंगे, सारे लेकर आएंगे। साथ ही नंबर्स कहाँ कहाँ हैं। LIC के अच्छे नंबर्स आए, बैट में तो मल्टीफोल्ड जंप था। नायका के नंबर्स अच्छे थे। नायका के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर जरूर था, लेकिन उनकी गाइडेंस बहुत स्ट्रांग थी, कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी, उस पर भी नजर डालेंगे। और साथ ही आज जो नंबर्स आने वाले हैं वहाँ कहाँ ट्रेड बनता है, तो ये सारे आपके सामने ट्रिगर्स लेकर आए। लेकिन पहला बड़ा ट्रिगर जो हमें यूएस मार्केट से देखने को मिलता है, ग्लोबल मार्केट से देखने को मिलता है, और वहाँ सिचुएशन जस की तस। डेट सीलिंग को लेकर कोई अभी तक रेजोल्यूशन नहीं, और वैसे ही मुझे लग रहा है अजय, जो मैं आपसे बात कल कर रही थी ना, एग्जैक्टली वही बात। देखिए, एक दो चीजें नई आई हैं कल। एक तो फिच ने, जो एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है दुनिया भर की, उन्होंने यूएस की जो रेटिंग है उसको नेगेटिव वॉच पे रखा है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, और ये मैटर इंपॉर्टेंट है। इससे थोड़ी नर्वसनेस हुई बाजार में। यूएस मार्केट 3-4 दिन से, एक हफ्ते से पकड़ लीजिए, थोड़ा नर्वस चल रहे हैं, और ये जो डिफॉल्ट की चिंता जो है, आपकी डेट सीलिंग की चिंता, डिफॉल्ट की चिंता, और अब एक बड़ी रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव वॉच, थोड़ी सी नर्वसनेस इसकी वजह से हुई। इसके अलावा भी अगर आप देखें, कोरियन सेंट्रल बैंक, इंडोनेशियन सेंट्रल बैंक, एक तो इन सब कैसे एक्शंस आ रहे हैं, सब सेंट्रल बैंक के ग्लोबल बाजार उसके ऊपर नजर बनाए हुए रखा हुआ है। मेटल्स, एक कहानी आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, ग्लोबल मेटल ऑलरेडी दब गिरना शुरू हो गए। तो ये सिर्फ एक हमारे इंडियन ट्रेडर के लिए सिर्फ एक वॉच की चीज है, एक अपने रेडार पे रखने वाली है कि यूएस मार्केट का सपोर्ट का हाथ थोड़ा खिंचा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, कोई बहुत बड़ा मूवर नहीं है। अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी भी, जो कल बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है 70-80 पॉइंट का, खुलते खुलते फ्लैट हो गया था। आज भी छोटी सी आपको 40 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी आई। ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था ना कि डाउ जो है थोड़ा नर्वस है, एक तरह से सीलिंग के ऊपर आ गया, एक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, नर्वसनेस के, वो जून तक रहेगी। उसमें आपको एज ए इंडियन ट्रेडर ये मान के चलना पड़ेगा कि जो इनकी मदद मिल रही थी वो नहीं आएगी, और किस तरफ डेट सीलिंग। वैसे कल नूरियल रूबीनी एक बहुत बड़े दुनिया भर के एनालिस्ट हैं, उन्होंने दोपहर में ये बात कही थी कि ये डेट सीलिंग जैसे मामले हमेशा लास्ट आवर में ही एक डील होती है, अनाउंस करके डील नहीं होती है। तब तक नर्वसनेस और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इससे ज्यादा इंडियन ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो यूएस मार्केट से ट्रिगर है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट से हमने देखा कि कल जो आप बात कर रहे हैं ना, एसजीएक्स निफ्टी दबाव में था, रिकवर भी हुआ, लेकिन लास्ट आवर में कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप्स थे ना, बिग लार्ज कैप्स थे, उन्होंने अपनी थोड़ी से सॉफ्ट हो गए थे। हालांकि रिलायंस बहुत बड़ा ड्रैगन नहीं था, लेकिन आप देखिए आधे % की तेजी थी, वहां से स्ट्रेंथ लूज हुई, एचडीएफसी ट्विंस वीक हुए। देखिए, ऐसा है कि कल का बाजार 2 हिस्सों में बांटिए आप। पहले तो ये पहला हिस्सा जो है 12:30 तक जो बाय ऑन डिप्स हुई है, अगर आप इंट्राडे देखेंगे निफ्टी को तो आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहली जो डिप है वो बाय हुई, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई, हरे निशान में हम चले गए 11:30-12 बजे तक, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। उसके बाद हम डेज लो की तरफ बंद हुए। बैंक निफ्टी भी लेके आई डायरेक्टर साहब, एग्जैक्टली वही हुआ। तो 44-100 के आसपास आके बैंक निफ्टी में भी एक तरह से रेजिस्टेंस आ रही है,
और नीचे की तरफ बंद हो गई है। प्रॉब्लम ये कि 43,800 के नीचे आ गया ये 600-800 वाले जोन पे आ गया है। तो जो अभी बाय ऑन डिप्स लगातार चल रही थी, जिसके बारे में डिम्पी भी जिक्र कर रहे थे, 3 बार हमने देखा है कि 18,400 के आसपास निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है और 44,200 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की एक खास बात ये होती है कि जितना ज्यादा ये कारगर हो रही है, ऊपर ले जाने नहीं दे रही है निफ्टी को, इससे बेयर्स का कंट्रोल मजबूत होता है। अब आपके पास दूसरा पॉइंट, ऑलरेडी आपके पास एक पीछे इमीडिएट रिकॉर्ड में बढ़िया तेजी है, जैसा डिम्पी बता रहे थे कि भाई इंडेक्स अच्छा पैसा कमा चुका है। अगर आप इंडेक्स के कंपोनेंट्स को देखिए, अगर हम सीरीज सोफार का डेटा देखें, आपको रियल्टी इंडेक्स 5%, आईटी इंडेक्स तो खैर अभी 15 दिन से चलना शुरू हुआ है, बट चला हुआ बाजार है ये। तो इस समय सावधान रहने की बात है। जो आपने कहा एल&टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC ट्विंस, जो लास्ट 4-5 दिन से सपोर्ट कर रहे थे, वो अपना हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय सावधान रहने वाली बात है। आज एक्सपायरी कैसे होती है ये देखनी पड़ेगी। ग्लोबल क्यूज जिस चाल चलेंगे उस पर बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो मजबूत होता चला जा रहा है। कोई बहुत बड़ा पुश नहीं आ रहा है। एक खास बात हो रही है, FIs की बाइंग बनी हुई है, इसलिए हमारी डिप भी जो है शैलो होगी, बहुत तेजी से गिरेंगे नहीं, क्योंकि FIs की लगातार बाइंग कल भी हमें कैश मार्केट में दिखाई, तो सपोर्ट तो मिल रहा है। लेकिन आगे लेके चलते हैं हम अपनी बातचीत को। रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं और किरण जानी भी हमारे साथ हैं। किरण, आपसे शुरुआत करूंगा। जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये जो रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे 3-4 बार से, ये मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब आप बताइए कि अगर मैं लॉन्ग ट्रेडर हूं और मेरा स्टॉप लॉस कटा नहीं है, डीप स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? रोल किस तरफ करें आज? आप मंदी का सौदा करेंगे या तेजी का सौदा? क्योंकि बाजार में तो सेलेक्ट टेक और सेलेक्ट फार्मा की वजह से कहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा है। किरण, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम पहले डेरिवेटिव डेटा या तो FIs के डेटा की अगर बात करें, तो कैश मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली हम बाइंग देख रहे हैं। लास्ट 19 दिन से, एक दिन का अगर हम ब्रेक छोड़ दे, सो ऑलमोस्ट 18-19 दिन से हम कंटिन्यू बाइंग देख रहे हैं FIs की, जो एक मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरी तरफ अगर आप FIs का डेटा देखोगे, आज मंथली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं कल का जो डेटा था फ्यूचर्स इंडेक्स के अंदर, वो रोल ओवर के कारण थोड़ा हमें शॉर्ट साइड की तरफ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस के अंदर डेटा, तो ऑप्शंस में कल हमने देखा था कि लास्ट आवर में, या तो पहले भी हमने देखा था कि मार्केट थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुट राइटर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, और दूसरे कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव थे, जिसकी वजह से हमने लास्ट आवर में जो फॉल देखा, वहां उस टाइम पे कॉल राइटर काफी अग्रेसिव हो गया था। लेट मी टेक यू वन एग्जांपल कि बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर था, फिर भी 43,500 के जो कॉल राइटर्स थे, वहां पे 54,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हुआ। अब आज माइनस का गैप डाउन हो या कुछ भी, 43,600 के आसपास अगर रुक जाती है बैंक निफ्टी, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 43,500 के जो कॉल राइटर्स है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग या तो अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। सो वी आर ऑन अदर साइड, ओवरऑल हम कॉशियस है, या तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आज के लिए वी आर वेरी पॉजिटिव। कोई भी डिप आता है 18,150 के आसपास तक, सो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग निफ्टी। रीजन बीइंग कि 18,100 18,200 के बीच में आप पुट राइटिंग देखोगे तो काफी बढ़िया तरीके से पुट राइटिंग क्लियरली साइन है कि मार्केट नीचे के लेवल से बाउंस होगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि 43,500 के ऊपर जो कॉल राइटर्स है, दे आर एट रिस्क। अगर मान लो 10 बजे तक भी मार्केट 43,600 के आसपास टिक गया, तो यहाँ से एक अनवाइंडिंग आ सकती है जो मार्केट को 43,800 से 44,000 के आसपास पुश कर सकती है। सो बैंक निफ्टी में 43,500 600 के बीच में वी आर रिकमेंडिंग बाय, और आज की जो एक्सपायरी है वो 43,900 से 44,000 के बीच में आएगी, जबकि निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 18,350 के आसपास आएगी, ऐसी लग रही है। सो कोई भी डिप आता है, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ठीक है, आप डिप को बाय करेंगे, ठीक है। एक बार रत्नेश से भी समझ लेता है कि वो क्या करेंगे। रत्नेश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इंडेक्स पे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। ओवरऑल आप देखेंगे अभी लास्ट 2-3 डेज से अगर हम एक बड़े चार्ट पे देखें, तो अभी कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी भी आप देखेंगे 2 दिन से थोड़ी सी हमको डोजी कैंडल टाइप यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रही है। तो अभी भी व्यू तो खैर सेम ही रहेगा। बाजार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। ऊपर में इतनी आसानी से हमको नहीं लगता है कि 18,400 निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप बैंक निफ्टी का देखें, तो बैंक निफ्टी पे इतना
सपोर्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे 44,000 के स्ट्राइक पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग आप देखें कल के सत्र में हुई है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इसके ऊपर निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। हालांकि 43,500 43,500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। तोड़ता है तो उसके बाद में आप देखेंगे अगर 43,500 तोड़ता है तो पुट राइटर सीधे 43,000 पर खड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि एक बार अगर 43,500 तोड़ेगा तो थोड़ा सा प्रेशर हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एक ही रीजन रह सकता है कि निफ्टी को ऊपर जाने से रोक सकती है, तो बैंक निफ्टी एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रीजन रह सकता है जो कि निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए रोकेगी। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े आज की एक्सपायरी थोड़ी सी एक म्यूटेड रह सकती है। काफी ज्यादा बड़े मोमेंटम हमको नहीं आते देख सकते, पर जो मिड कैप में मोमेंटम बना हुआ है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कंटिन्यू बना रहेगा, तो हमें ध्यान मेरे हिसाब से मिड कैप पे लगाना चाहिए। ओके, ठीक है, मिड कैप पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा और हम देख भी रहे हैं मिड कैप इंडेक्स कल भी इनफैक्ट ऑल टाइम हाई को टच किया। उससे पहले स्मॉल कैप में देखे वहां अच्छी खासी तेजी है, तो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो वहां पर अच्छा मोमेंटम तो बना हुआ है। रतेश, आपके आज के फिर ट्रेड आइडियाज क्या होंगे? जैसा मैंने कहा कि मिड कैप में हमको ध्यान लगाना चाहिए, तो सबसे पहले उसके अंदर केपीआईटी टेक रहेगा। आप देखिए केपीआईटी टेक में काफी अच्छा हमको एक करेक्शन देखने को मिला था अप्रैल स्टार्टिंग मंथ में, बिकॉज ऑफ सब कुछ न्यूज आई थी उसके अंदर कुछ डाउनग्रेड की। उसके बाद में वापिस से कल हमको एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है केपीआईटी टेक में एक मोमेंटम बरकरार रहेगा। 950 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1010 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड वन रहेगा ट्विनी टर्बाइन, कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हमको देखने को मिला था हाई बनाने के बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 दिन में वापस से इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 395 का, टारगेट रहेगा 415 का। किरण, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? सो ओवरऑल जैसे हम बुलिश है, जिस तरह से फार्मा के अंदर हम देख रहे हैं कि एक कंसेंसस बायस हम देख रहे हैं, नीचे के लेवल से काफी सारे फार्मा है जो अब हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो हमारे 2 बाय कॉल्स है, एक पहला है लुपिन, यहाँ पे आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, 770 के आसपास उसका ब्रेकआउट है। लास्ट 2 दिन से 770 775 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो लुपिन हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, अंडर परफॉर्म रहा है काफी टाइम से, तो 770 के आसपास 77 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 797 हमारा टारगेट रहेगा एंड 759 एज अ स्टॉप लॉस हम लुपिन के अंदर मेंटेन करेंगे। दूसरा जो लालपत लैब है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर इंवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिखने को मिला है। कहीं ना कहीं 2020 एक रेजिस्टेंस था, अब वहां से ब्रेकआउट देके स्टॉक पिछले 2-3 दिन से वहां कंसोलिडेट हो रहा है। कल हमने देखा था कि एक बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न वही सपोर्ट के ऊपर बनी है विद हायर वॉल्यूम्स, तो लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। तो 2040 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2080 के हमारे टारगेट है और 2020 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लालपत लैब के अंदर। ऑलराइट किरण, रत्नेश हमारे साथ जुड़े रहिए, बाजार की बातचीत और ट्रेडिंग कॉल्स आगे लेके चलेंगे। निकुंज जी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, डिम्पी और हम अभी बात कर रहे थे चार्ट्स को देखते हुए कि जो बाइंग ऑन डिप्स की प्रक्रिया चालू थी करीब 15-20 दिन से, वो 3 दिन से एक चार्ट लेके आता हूँ मैं, वो कहीं ना 18,300-400 पे एक सीलिंग मजबूत होती चली जा रही है, क्रॉस नहीं कर पा रही है। आज एक्सपायरी भी है, आप कैसे देखते हैं इस समय ट्रेडिंग सेटअप को? देखिए, मार्केट क्यों घूमा? सबसे पहले मार्केट के घूमने के 2-3 प्रमुख कारण थे। इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई, मार्केट्स कन्विंस्ड हो गए जी इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है बहुत लोकली एंड ग्लोबली, और इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं आई पिछली आरबीआई पॉलिसी के अंदर। सेकंड, एफआई का जबरदस्त इन्फ्लो आने लगा, और तीसरे अर्निंग सीजन को लेकर के लोग जो अटकलें लगाए बैठे थे, मार्जिन में नुकसान होगा, मैनेजमेंट की फी की कमेंट्री रहेगी, 2023 से खराब था तो 2024 FY24 और ख़राब रहेगा, उस कमेंट्री को लेकर के मार्केट को निराशा नहीं हुई, तो ट्रिगर थे जिनकी वजह से मार्केट बॉटम आउट हुआ था। अब इस मार्केट को ऊपर जाने के लिए ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप एक सोचिए कि हवाई जहाज में बैठे हैं, हवाई जहाज ऊपर जा रहा है, और हवाई जहाज को ऊपर और एल्टीट्यूड पे जाने के लिए अगेंस्ट से ग्रेविटी जाना पड़ता है। जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ज़्यादा आपको ग्रेविटी में जाना पड़ता है। तो इस समय मार्केट में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नया ट्रिगर जनरेट हो। अब ट्रिगर क्या हो सकता है आने वाले समय में? अब ट्रिगर हो सकता है कि भाई जून के अंदर क्या बड़ा ट्रिगर है? ऐसा जून के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, कोई प्लान्ड इवेंट तो बहुत बड़ा है नहीं। यूएस डेट सीलिंग में मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आएगी, मगर उससे भारतीय शेयर बाजार में फर्क नहीं पड़ता है। अब डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स 101 से बढ़ के 103 हो गया है, क्रूड भी
जगह है। तो जो ट्रिगर्स हैं इस समय ऐसे कोई नए जनरेट नहीं हुए हैं जिसकी वजह से बाजार को लगातार मोमेंटम मिले। देखिए मैं दोबारा वही बताऊंगा, आपका हवाई जहाज है, उसको अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जाना रहता है तो उसको पीक पे सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, बिकॉज ग्रेविटी के अगेन मैक्सिमम जाते हो। अभी जो शेयर बाजार है वो एक ग्लाइड मोड में आ चुका है। ग्लाइड मोड के अंदर फ्यूल कंजम्पशन जो होता है हमेशा कम हो जाता है, बिकॉज आप हवा के साथ जाते हैं। तो मार्केट इस समय ग्लाइड मोड में है। अब यहाँ ट्रिगर आएगा तो फिर एल्टीट्यूड गेन करेगा। ओके ठीक है। सो नए ट्रिगर्स का बाजार को इंतजार है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं उन्हें कैसे ट्रीट करें कुछ, क्योंकि हमने देखा कि मेटल्स इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन में मेटल्स में तेजी भी आई और उसके बाद फिर उसमें दबाव भी आ जाता है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे टॉप गेनर था मेटल परसों, लेकिन उसके बाद फिर मेटल्स को इस वक्त ट्रेड करना कैसे चाहिए? जब कोई ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है ना तो उसमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बाइंग समथिंग कॉन्ट्रा, ट्रेडिंग इज अबाउट मार्केट की लहर के साथ ट्रेड चले। तो मार्केट के अंदर मेटल्स को लेकर के मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रीट है भी डिवाइडेड है। देखिए अब जैन साहब आए थे, प्रशांत जैन साहब 2 दिन पहले, वो मेटल्स में काफ़ी मंदी में है। सिंघानिया साहब सोमवार को आए थे, वो स्टील में काफ़ी तेजी में है। तो इस समय स्टील जो पूरा मेटल का सेक्टर है वो डिवाइडेड है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर आ रहा है तो मेटल्स लॉजिकली हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पर तेजी नहीं करेंगे। मगर मेटल्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, स्टील एंड नॉन स्टील। नॉन स्टील के अंदर मुझे क्लैरिटी इतनी नहीं दिख रही, स्टील में फिर भी क्लैरिटी दिख रही है। कुछ स्पेशलिस्ट स्टील कंपनीज़ हैं जो कि नीश अपना बना चुकी हैं, उन स्पेशलिस्ट स्टील कंपनीज पे ध्यान रखिए। इनवर्ड लुकिंग स्टील कंपनीज पे ध्यान रखिए। जैसे टाटा स्टील देखते हैं तो टाटा स्टील एक ग्लोबल स्टील प्ले है, मगर आप JSPL और आप सेल की बात करते हैं, JSW स्टील की बात करते हैं, इनवर्ड लुकिंग कंपनीज हैं। तो विद इन मेटल्स गो फॉर स्टील, विद इन स्टील गो फॉर इनवर्ड लुकिंग सेक्टर एंड गो फॉर कंपनीज वेयर द डेल्टा ऑफ कोल इज हाईएस्ट। डेटा हमें निकालना पड़ेगा कि स्टील कंपनी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं रॉ मटेरियल, आयरन ओर और कोयला। कुकिंग कोल की जो प्राइसेस हैं वो करीब करीब $30 से $35 नीचे आ चुके हैं। और अब ये सब फॉरवर्ड की इनकी जो पुरानी इन्वेंट्री है इस आने वाले क्वार्टर में खत्म होगी। तो आने वाले क्वार्टर में स्टील के नंबर अच्छे आएंगे, आने वाले क्वार्टर में सीमेंट के नंबर अच्छे आएंगे। सीमेंट के नंबर देखिए, इंडिया सीमेंट के नंबर में परसों देखिए धराशायी होगा एकदम, क्योंकि मेटल प्राइसेस, क्योंकि कोल प्राइसेस आर गॉन हायर। तो एक ट्रेड मुझे लगता है उन सेक्टर्स में है विच विल बी बेनिफिशियरी ऑफ ड्रॉप इन कोल प्राइसेस। जैसे GHCL हो गया, टाटा केमिकल हो गया, गुलशन पॉली हो गया। जिस भी कंपनी में कोल ज़्यादा है, कोल के प्राइसेस नीचे हैं, आने वाले तिमाही में नंबर अच्छा है। निकुंज, आज LIC के नंबर्स है, नंबर्स की बात करें तो LIC ऑफ कोर्स नंबर्स के अलावा और भी बहुत कारणों से फोकस में रहा। स्पेशली अदानी मामले में उनके जो परचेजेस थे, काफ़ी सवाल उठाए कई लोगों ने, लेकिन जिस हिसाब से एक बाउंस बैक आया अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में, आज शाम को LIC से आपकी बातचीत भी होने वाली है। आप LIC पर भी आपका क्या व्यू बन रहा है? तो LIC का चार्ट देखते हैं। डायरेक्टर साहब LIC का चार्ट दिखाइए। 31 जनवरी 2023 से, तो कब से LIC का चार्ट है? जो कल का चार्ट दिखा रहे हैं सर। अब या YTD का चार्ट दिखा दीजिए या फिर 1 फरवरी से चली चार्ट दिखा दीजिए। वो चार्ट आने दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सॉफ्टवेयर स्लो है क्या भाई? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी की वजह से शायद इनको भी थोड़ा बेनिफिट का चार्ट है। नई रिकवरी इन्होंने क्या दिखा दिया? चलिए, सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो चल रहा है, माफी चाहूंगा। LIC के अंदर जो बड़ी गिरावट आई थी वो अडानी ग्रुप के सेल ऑफ के 1 हफ्ते बाद आई थी, क्योंकि मार्केट ने बोला कि LIC के जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वजह से उनको मार्क टू मार्केट लॉस पड़ा होगा। LIC का जो मूल्यांकन करा जाता है उसको हम कई चीज़ों को मिला करके मूल्यांकन करते हैं। 1 बिग पैरामीटर इज ऑफ कोर्स कोर बिजनेस, ग्रोथ कितनी आ रही है। सेकंड है कि इनकी एन्युटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। थर्ड है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट बुक है उसके अंदर मार्क टू मार्केट किस प्रकार से आता है। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था एक तरफा उछाल आया था 2022 के अंदर, उसकी वजह से हमने देखा LIC के अंदर जनवरी, नवंबर और दिसंबर के अंदर भी उछाल आया था, बिकॉज इनका बड़ा एक्सपोजर था। जब अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में गिरावट आई तो अडानी के LIC के स्टॉक के अंदर भी हमने भारी गिरावट देखी। सबका मानना था मार्क टू मार्केट की वजह से उनको भारी नुकसान होगा, मगर बिफोर LIC कुड डू अ बुक अ मार्क टू मार्केट लॉस, वो मार्क टू मार्केट लॉस अब मार्क टू मार्केट गेन हो गया। तो मुझे लगता है कि LIC के अंदर जो एक स्टेप बदली ट्रीटमेंट अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की वजह से हुआ था, आई थिंक वो एक जस्टिफाइड नहीं था, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विल मार्केट्स विल रिस्पेक्ट। जैसे कि अभी आप बोल रहे थे, मुझे ध्यान आया कि SBI के साथ भी ये होता है। SBI को पनिश करने लगा बाजार इसकी वजह से, और पूरा SBI में पूरी रिकवरी आ गई। 25 जनवरी से 10 फरवरी तक जितने ही भी
कंपनीज हैं जिनके पास अडानी ग्रुप का एक्सपोजर था, जितने भी लेंडर्स हैं वो खटाई में आ गए थे। एसबीआई हो, बीओबी हो, कैन बैंक हो, इनफैक्ट हैड टू कम आउट एंड क्लैरिफाई भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर सिक्योर्ड एसेट्स। मगर वही मार्केट है जे मार्केट शॉर्ट टर्म में भावनाओं से चलता है। कभी बात करेंगे कि कैसे इनको समझना चाहिए, मगर प्लीज अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इज समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक प्राइस इन द शॉर्ट टर्म, एंड आई थिंक राइट नाउ द whole view on LIC I think has become just too bearish. I'm not a big fan of their franchise, but क्या होता है कि आप किस प्राइस पर ले रहे हैं ना अजय, वो मैटर करता है। राकेश झुनवाला साहब हमें क्या बोलते थे, व्हाट मैटर्स इज द प्राइस एट विच यू बाय। LIC में नॉट बी द बेस्ट बिजनेस टू बाय, बट एट दिस प्राइस आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी या पैसा खोने का चांस बहुत कम है। राइट देखिए, कल बाजार जो है थोड़ा प्रेशर में आता हुआ नजर आया लास्ट आवर ट्रेड में निकुंज, लेकिन इंडसइंड बैंक डेज हाई में बंद हुआ और ऑलमोस्ट 1300 रुपए पे आ गया, 1275। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स, कमेंट्री और जैसा सेटअप दिख रहा है, आपने उसको चार्ट को देखा या? देखिए मैं डेटा सुमित से बात कर रहा था, शायद 10 में से 9 दिन ऊपर है या फिर 12 में से 12 दिन ऊपर है। ये इंडसइंड बैंक एक बैंक था जो एक ज़माने में HDFC बैंक के आसपास प्रीमियम कमांड कर रहा था। कहाँ गया वो समय, कहाँ गया उस समय? 4 टाइम बुक हो गई थी इसके 2016-17 में। उसके बाद IL&FS क्राइसिस हुआ, सोपली साहब गए, उसके बाद इन्होंने जो गाइडेंस दी उसको पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए थे। अब 3 या 4 क्वार्टर से इनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, 3 या 4 क्वार्टर से इनका हाई ग्रोथ वापस आ चुका है। मैं हमेशा एक प्रश्न चिन्ह हमेशा पूछता था इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट से, जी आपकी बुक इतनी अगर छोटी है तो आपकी ग्रोथ HDFC बैंक से कम क्यों है? तो उन्होंने बोला जी हम उस पर काम कर रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट ठीक हो चुकी है, निम्स ठीक हो रहे हैं, स्टॉक भी सस्ता है, अंडर परफॉर्म कर चुका है, इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है बारिंग दिस रिसेंटली। हिंदुजा ब्रदर्स के हमें समझ आ रही है, लगता है कि वो अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं। वहाँ पर जो फैमिली डिस्प्यूट्स थे, हम जानते हैं कि इट्स अनफॉर्चुनेट दे लॉस्ट अ सीनियर फैमिली मेंबर देयर, लगता है वो डिस्प्यूट्स भी सेटल होने वाली हैं बिकॉज फैमिली वांट्स अ क्लियर डिवीजन पाथ नाउ। तो जो इनकी कंसर्न्स थी, मुझे लग रहा है वन बाय वन समय सेटल हो रही है, और जो नया बुक ये बना रहे हैं वो भी मुझे ठीक लग रहा है। ओके, और राइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए और ये सारे एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, किरण जानी भी हैं, रत्नेश गोयल भी हैं। रत्नेश ने तो अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी दे दी हैं, लेकिन किरण पर जाने से पहले इस वक्त के 3 बड़े ट्रेड समझते हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक्स शरद लेकर आए, आइए उनसे समझते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा गुजरात गैस, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने जो अपनी गैस प्राइसेस जो होती है मोरबी में वो कट की हैं। अब याद रखिए जो यूनिट्स कट हुई है ऑलमोस्ट 41 रुपीज़ पर यूनिट से घट के 38 रुपीज़ पर यूनिट आ गई। इसका इम्पैक्ट ये है कि कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम आगे जाते हुए बढ़ सकते हैं। और मई 16 को हमने 18 स्वदेश में जो है इस न्यूज़ की जो है पुष्टि भी की थी, और अब जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि ये जो है प्राइस कट हो रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे जो है इन्वेस्टर विकास खेमानी ने जो है लगभग 86,000 शेयर्स की एक्विजिशन की है, और ऑलमोस्ट ये ट्रांसलेट करता है 0.53% स्टेक कंपनी का। हालांकि कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 450 ऑड करोड़ रुपीज़ है, लेकिन कंपनी जो है स्पेशलाइज करती है रोटरी स्विचेस की मैन्युफैक्चरिंग में, और कंपनी का 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर फोकस में रखिएगा। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, और यहाँ पे कंपनी लगभग 744 करोड़ का मार्केट कैप की है, लेकिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है उनकी डीलिस्टिंग के लेके, और उनके जो प्रमोटर है ट्रांस होल्डिंग्स वो जो है पूरी इंटायर स्टेक जो है पब्लिक से जो है खरीदने वाले हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो जो डीलिस्टिंग प्राइस है, जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 292 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 14% के डिस्काउंट में। तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो है आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है स्टॉक में, और रिटेल निवेशक का लगभग 5.69% स्टेक जो है इस कंपनी में है। बहुत बहुत शुक्रिया ये 3 स्टॉक्स बताने के लिए। हमारे साथ गौरांग भी जुड़ रहे हैं अपनी बातचीत करने के लिए। गुड मॉर्निंग गौरांग। गौरांग, ये आपने शिपिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स पर नजर डाली है क्या? श्रेयस शिपिंग डीलिस्ट करना चाहते हैं अपने कारोबार को, इधर जी शिपिंग में भयंकर तेजी देखी है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, बाजार में काफी पैसा बना जी शिपिंग में। आप किसी शिपिंग स्टॉक्स पे नजर रखते हैं? और अगर श्रेयस पे भी अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो क्या मुझे देना चाहिए, डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, टेंडर करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये सेक्टर पर नजर है हमारी, लेकिन कोई कंपनी कवरेज में नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 1-2 चीजें बिल्कुल बताना चाहूंगा 18 नाउ स्वदेश के दर्शकों को। पहला तो आपका आखिर का सवाल जो था उसका जवाब दे देता हूँ, क्या मुझे टेंडर करना चाहिए?
अब परिस्थिति ये है अजय भाई के क्या मूल्यांकन है बायबैक के और कितने शेयर टेंडर होते हैं बायबैक में, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इतिहास में हमारे भारत के, हिंदुस्तान के शेयर बाजार में हमने देखा है कि मैनेजमेंट की तरफ से बायबैक आती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शेयर वापस न आने के कारण वो जो पूरी प्रक्रिया है वो असफल हो जाती है। और ये निवेशक के ऊपर है, अगर आपको अनिश्चितता का सामना नहीं करना है तो आप टेंडर कर दीजिए, यही समझदारी कहती है। दूसरी तरफ शिपिंग इंडस्ट्री पर मैं आता हूं, तो जब से ये लॉकडाउन से अनलॉकिंग हुआ, प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सब वापस लेने में आए। उसके पश्चात जो समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है सामान का, वहां पर बहुत गतिविधि हमने आते देखी। फ्रेट रेट्स जो चल रहे थे वहां पर भी हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, जिससे जो आमदनी है शिपिंग कंपनीज की वो बढ़ने लगी। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है वो है कि भारत में जो शिपिंग कंपनियां हैं उनके पास समुद्री जहाज तो है, लेकिन वो जहाज की जो उम्र है वो थोड़ी बहुत ज्यादा है। नए वेसल्स लेने की, नए समुद्री जहाज लेने की, बड़ी बड़ी क्षमता के जहाज लेने की इनको जरूरत है, जिनके लिए इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो सेक्टर एक टर्न अराउंड सेक्टर है, लेकिन कोई विशेष रूप में कंपनी पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। खाली एक ही कह सकता हूं कि मजबूत सक्षम बैलेंस शीट वाली कंपनियों पर आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। सवाल ये सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स करके, एक सेल्जर करके स्टॉक है, बाजार की भाषा में सेल्जर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरी कंपनी का नाम है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। कल विकास खेमानी जो दिग्गज इन्वेस्टर है, यहाँ 18 स्वदेश पे आपको आए दिन दिखाई देंगे बाजार की बातचीत करते हुए, उन्होंने एक कंपनी के अंदर ब्लॉक डील में करीब एक लाख शेयर लिए। कितने लाख शेयर लिए? 86 लाख, 1 करोड़ शेयर लिए। 500 करोड़ का एमकैप है, छोटा कंपनी है। हाँ। लेकिन ये जो पॉइंट है ये मैं निकाल के लाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, EMS, ये क्या चीज है? ये कौन सी चिड़िया है भाई? करेक्ट। देश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कदम उठा रहा है बड़े बड़े। आपने पॉलिसी मेकर्स से और बड़ी कंपनियों सबसे सुना है इलेक्ट्रॉनिक सिरमा SGS, सिरमा SGS इलेक्ट्रॉनिक, केन्स इलेक्ट्रॉनिक, EMS जो है वो पूरा रीरेट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़ रही है। अब बड़े, हाँ डिक्सन है, डिक्सन तो बहुत पुरानी कंपनी है बट बड़ा काम कर रही है। एम्बर भी पहले 1-2-3 कंपनी थी, अब बढ़ रही है कंपनियां, इंटरेस्ट आ रहा है। और सेल्जर तो माइक्रो कैप 500 करोड़ का एमकैप है। अब बड़े दिग्गज इन्वेस्टर भी EMS प्लेज छोटी कंपनियों में ढूंढ रहे हैं, उसका ये उदाहरण है। अब आप देखिए स्टॉक आज, कल तो खैर 5% ऊपर था, 1 साल का चार्ट दिखाइए, 1 साल में डबल हुआ है, फिर भी 500 करोड़ का एमकैप है, इन्होंने 0.5% स्टेक लिया है। गौरांग, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स या EMS में कोई पिक आपकी? सेल्जर आपने श्योर, मुझे लगता है आपने नहीं किया होगा ट्रैक, लेकिन EMS में कोई पिक? तो 2-3 नाम और भी है, हिताची है, स्नाइडलर है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी आप शायद इसमें गिनती कर सकते हैं। और हमने मेरे ख्याल से कल या परसों डिक्सन टेक्नोलॉजीज के परिणाम आते हुए देखे, और ये कंपनी उच्च स्तर की तकनीक मुहैया कराती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, होम अप्लायंसेस के लिए वगैरह, वॉशिंग मशीन्स में बहुत बड़ा योगदान है और बड़े बड़े नाम इनके क्लाइंट्स है जो विदेश में स्थापित कंपनियां हैं। और दूसरी तरफ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा जो अभी आप बात कर रहे थे अजय, वो है सरकार के तरफ से PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। और ये हमारी जो भारत हिंदुस्तान की निर्भरता भी थी इंपोर्ट्स को लेकर के, और ज्यादातर इस इंडस्ट्री को जो सप्लाई चेन होता था वो चाइना से होता था। और हमें सबको पता है चाइना में तरफ से जो दिक्कतें आई और जो तकलीफें खड़ी हुई सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इश्यूज को लेकर के, और उसके पश्चात सरकार ने मन बनाया और निर्णय लिया और नीतियां बनाई, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो कि एक नहीं, मेरे ख्याल से आज के तारीख में करीबन 12 से ज्यादा क्षेत्र को ये इंसेंटिवाइज करती हैं PLI स्कीम। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और यहाँ पर भारत में क्षमता स्थापित करने के लिए उच्चतम स्तर की टेक्नोलॉजी को लेकर के, और जो हमारी निर्भरता है बाकी अन्य देशों पर, उसको कम करने के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। और मेरा ये मानना है कि ये क्षेत्र शायद आने वाले समय में एक उभरता हुआ क्षेत्र के रूप में नजर आएगा। यहाँ पर भी जो मैंने नाम लिए वहां पर हमारी कवरेज है। अनफॉर्चुनेटली जो कंपनी का आप बात कर रहे हैं वहां पर कवरेज नहीं है। चेक कर लेते हैं किरण, इस भाव से लेना चाहिए सेल्जर, मोमेंटम है? सो सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमने देखा था कि 250 के आसपास एक मल्टीपल रेजिस्टेंस थे। उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं डबल टॉप बने थे 350-360 के आसपास।
वहां से जो फॉल आया लास्ट 2 दिन में कहीं ना कहीं अपने 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास है। अब कल जिस तरह से हमने एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए डेफिनेटली हमें 290 का वेट करना चाहिए। जैसे ही 290 का लेवल क्रॉस होता है तो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक चला जाएगा, तो कंडीशनल बाई रहेगा। 290 के ऊपर डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 260 का रखना है। अगर 290 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम वापस यहाँ पे 350 360 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लुकिंग फेवरेबल। 290 के ऊपर बाई, 260 का स्टॉप लॉस, टारगेट 360। इस बीच रत्नेश जी, एक खबर और भी है त्रिमूर्ति के अंदर, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है गुजरात गैस की मोरबी में जो गैस की कीमतें हैं उसमें कटौती हुई है। एक कटौती एथिकली तो वैसे देखा जाए तो 5% की है, ये 40 SCM से 38 SCM हुई है, इसका मतलब 5% का कट हुआ है। लेकिन लगता नहीं है कि सेरेमिक कंपनीज को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ऑलरेडी वैसे भी चली हुई है। तो सीधा इसी पे आते हैं कि वॉल्यूम इनका बढ़ जाएगा गुजरात गैस वगैरह का, तो इसलिए गुजरात गैस का भी मैंने चार्ट देखा, हालांकि मेरे को भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं। ये खबर सिस्टम में फेल तो नहीं हो जाएगी? एक बार जरा गुजरात गैस के आप चार्ट चेक कर लीजिए। कजारिया, सेरेमिक, सेरा तो चल ही रही हैं, इसका तो अलग ही तरीके से चल रही हैं। तो गुजरात गैस चेक करो आप। गुजरात गैस का आप डेली चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में था, अपने 200 मूविंग एवरेज के इसके सपोर्ट के आसपास आ गया। अभी रिसेंट में हमको काफी एक अच्छी वॉल्यूमिटी 11 मई के दिन देखने को मिली थी, पर फिर भी अभी किसी तरह का इंटरेस्ट इसमें चार्ट पे, डेली चार्ट पे एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट पे जरूर ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, पर अभी भी इसमें किसी तरह का ब्रेकआउट नहीं। तो मेरे हिसाब से इसके ब्रेकआउट के लिए 515-520 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए, तभी इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा, तब जाके फिर इसमें एक बाइंग एक्टिविटी बन सकती है। वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, 480 रुपए का पोजिशनल ट्रेड वहां पे बन सकता है 600 रुपए तक के लिए। अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक बार 515-520 के ऊपर बंद हो जाने फिर इसमें जरूर ट्रेड लें। ठीक है, यानी खबर तो है, लेकिन खबर का इम्पैक्ट प्राइस में आ जाएगा ऐसा देख के, चार्ट्स को देख के तो नहीं लगता। उम्मीद तो करते हैं कि थोड़ा गैप खुलना चाहिए। आज मार्केट हालांकि थोड़ा ठंडा है। खैर, इस बीच ब्रोकिंग हाउसेस का रिपोर्ट लेने का समय हो गया। विमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जरा रिपोर्ट्स पता कर लेते हैं। विमाक्षी बताएं, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम हिंडाल्को के साथ। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि उनका जो भारतीय कारोबार है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से काफ़ी मजबूत है। डेट में भी हमने डिक्लाइन देखा है, गाइडेंस थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, मगर लेवरेज ये लो लेवल्स पर रह सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, CLSA ने अपनी खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 550 प्रति शेयर पर कर दिया है। CG कंज्यूमर अगला स्टॉक होगा हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक में अब बैलेंस नजर आ रहा है। मैनेजमेंट अब फोकस कर रही है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ पर, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है, 290 से 277 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि भारतीय एयरटेल क्लियर विनर नजर आ रहा है सारे ही सिनेरियो जहां पर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करता है। उनका मानना है कि एयरटेल कोई हैवी केपेक्स साइकिल में एंटर नहीं कर रहा है, और इनफैक्ट उनका जो ग्रुप रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 9% से बढ़कर 18% तक हो सकता है FY28 तक। तो ओवरऑल आउट परफॉर्म की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है भारतीय एयरटेल पर। टारगेट प्राइस दिया है 1000 प्रति शेयर का। इंडस टावर्स भी हमारे रेडार पर है। मैक्वारी की तरफ से यहाँ पर भी रिपोर्ट आ रही है, और उनका कहना है कि भारत के जो डिजिटल बूम के लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ग्रोथ थोड़ी सी टेपिक है, मगर डिविडेंड और FCF की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 9% डिविडेंड यील्ड और 15% का फ्री कैश फ्लो यील्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है। आउट परफॉर्म की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 200 प्रति शेयर का। रिलायंस भी हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि जियो की अर्निंग्स ग्रोथ और ROIC एयरटेल इंडिया की ROIC और ग्रोथ को लैग कर सकते हैं। जियो हालांकि यहाँ पर सब्सक्राइबर ग्रोथ काफ़ी अच्छी नजर आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मैक्वारी ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस 2050 से बढ़ाकर 2100 प्रति शेयर पर कर दिया है। आखिर में हम फोकस करेंगे नायका पर। कंपनी के नतीजे आए थे, और इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका मानना है कि कंपनी का चौथा तिमाही का परफॉर्मेंस इन लाइन था। स्टडी ग्रोथ आगे भी चल सकती है, मगर फैशन के लॉसेस जो है वो पीक आउट हो गए हैं। तो ओवरऑल खरीदारी की राय बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस 175 तक घटाया है इन्होंने। ऑल राइट, ठीक है। कई सारी रिपोर्ट्स वमाक्षी ने कंपाइल की, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग जिस पर बाजार की काफ़ी नज़र रहती है
और ऑफ कोर्स एक एक करके सारी अदर्स भी डिस्कस करेंगे। पहले नाइका पर बोफा ने मेंटेन किया है अपना बाय रेटिंग। नाइका के नंबर्स थोड़े इनलाइन ज़रूर थे, लेकिन कमेंट्री जो थी अजय, अगर आपने कमेंट्स देखा हो तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो ग्रोथ होगी इंडिया में वो कमेंडेबल होगी। और इनफैक्ट उस कमेंट्स में उन्होंने बोला कि वो जिस ग्रोथ पेस से बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स इंडिया एस्पिरेशनल वैल्यू इतनी हाई है इंडिया। वो तो बात सही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा दूसरी राय रखता हूँ और हम गौरांग से ये पूछते हैं इसमें, ये स्पेस बहुत कॉम्पिटिटिव वाली होने वाली है। ये स्पेस इतनी भयंकर, आप सारे नंबर्स देखिए, जोमेटो में, पीबी फिनटेक में, पॉलिसी बाजार में और नाइका में फर्क पता है क्या है? जोमेटो अपने स्पेस में एक दो ही है, एक दो ही कंपनी है और वो दादा है वहाँ का। पॉलिसी बाजार जैसी भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, दो चार कंपनियां होंगी छोटी स्टार्टअप, बट पॉलिसी बाजार अपने स्पेस का दादा है। नाइका वैसे तो अपने स्पेस का दादा है, लेकिन और दादा उतर रहे हैं उसके अंदर, रिलायंस उतर रहा है दुनिया भर की। तो ये स्पेस जो है थोड़ी कंपेरेटिव है, तो मुझे थोड़ा स्टडी करना जरूर, और बाकी है मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ उसके ऊपर। लेकिन गौरांग से बात करते हैं इस पे। गौरांग बताएं आपका क्या व्यू बनता है नाइका पर? प्रियंका जी, ये सभी जो नवयुग की कंपनियां पिछले कुछ महीनों में आईपीओ लेकर के आई, लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि क्या, और नाइका में तो मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा शेयर की गई, बोनस भी मेरे ख्याल से दिया गया वगैरह वगैरह जो भी है। तो हमें एक ही कंपनी पसंद आती है इस पूरे नवयुग जो नए अवतार की कंपनियां हैं या फिर यूनिकॉर्न्स जिसे हम कहते हैं, वो है जोमेटो, जिसका जिक्र अभी इस पर हमने आईपीओ के समय भी, आईपीओ के बाद एक स्टैंड अलोन रिसर्च रिपोर्ट है जहां पर हमारा लक्ष्य करीबन 85 से लेकर के 95 तक का है लंबी अवधि के लिए। पेटीएम पर भी हमने जब ये फिसला था तब बायर कवरेज निकाली थी और हमारे लक्ष्य आगे कर दिया है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए निवेशकों को अगर आप इस यूनिकॉर्न या फिर नवयुग कंपनियों में निवेश करते हैं तो। हमने बाजार में कुछ दिन से देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में बड़ी तेजी हो रही है। ये केमिकल स्टॉक्स वही हैं जो 3-4 साल के करेक्टिव फेज में चले गए थे, पीक आउट होके, अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप दीपक नाइट्रेट का कल का चार्ट दिखा सकें, आप सुदर्शन केमिकल का कल का चार्ट दिखा सकें, तो मैं ये बात अपने व्यूअर्स को बता सकूंगा कि कितनी तेजी है। 10% ऊपर दीपक नाइट्रेट बंद हुआ एक खराब बाजार में। आप लेके आइए सुदर्शन केमिकल, कल उसके रिजल्ट अच्छे आए थे, उसके बाद कितना बंद हुआ? 12% ऊपर बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें इस स्पेस के अंदर रिवाइवल सा आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं अनाउंस कर देता है। दीपक नाइट्रेट ने कल किया, बड़े सालों के बाद, मुझे याद नहीं आता है कब इन्होंने इतना बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया था, और सुदर्शन नंबर आपने देख ही लिए। तो हमारे साथ अमर सिंह देव जुड़ रहे हैं जो केमिकल स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये बताने के लिए कि आपको कोई केमिकल स्टॉक इस समय खरीदना चाहिए क्या, और इन दो नामों में क्या हो रहा है। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारी नज़र जा रही है इस स्पेस के ऊपर, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पैसा बनेगा क्या यहाँ से? कौन से नाम आपके, पहले आप दीपक नाइट्रेट के बारे में बताइए, क्या इस भाव से लेना चाहिए? बहुत वैल्यू डैमेज हुआ है उसका 3 साल में। आपने सही कहा कि ओवरऑल अभी कुछ समय में हम लोगों ने देखा है कि वापस जो केमिकल स्पेस है, उनके जो मेजर स्टॉक्स हैं, उनमें एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और कल की जो तेजी जो हम लोगों ने देखी, चाहे वो सुदर्शन केमिकल्स हो या दीपक नाइट्रेट हो, तो कहीं ना कहीं, और वॉल्यूम्स भी काफी हेवी है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देयर इज अगेन रिन्यूड इंटरेस्ट। एंड ओवरऑल इफ यू लुक एट, यदि मैं लॉन्ग टर्म देखूं तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये सब काफी स्ट्रांग है, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, सुदर्शन केमिकल्स हो, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो रहा था और अब हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा है। तो यदि मैं दीपक नाइट्रेट की पहली बात करूं तो सबसे पहले ये करीब 2000 के लेवल्स के आसपास उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा था और अब उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इमीडिएट ये जो स्टॉक है इसमें 2300 का एक लेवल है जहां इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो वहां तक ये स्टॉक में इमीडिएट रैली आ सकती है। लॉन्ग टर्म जब मैं बात करता हूं तो मैं क्वार्टरली चार्ट्स की बात कर रहा हूं। मंथली चार्ट्स पे अभी भी एक कंसोलिडेशन जैसा है, लेकिन वीकली चार्ट्स जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग और मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो दीपक नाइट्रेट इज डेफिनेटली वन शुड लुक एट एनी डिप कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड 2300 2350 इमीडिएट लेवल ऑफ टारगेट। दर्शन में क्या करना चाहिए? सुदर्शन ये बड़े दिनों के बाद घूमा है, अगर डायरेक्टर साहब एक साल ग्राफ दिखा सकें तो ये जो है, अब क्या ये सुदर्शन चक्र की तरह चलेगा और अपने पुराने सारी अंडर परफॉर्मेंस को काटेगा?
देखिए सुदर्शन केमिकल्स में क्या है कि यदि आप मुझसे पूछे कि दीपक नाइट्रेट और सुदर्शन केमिकल्स में स्ट्रॉन्गर कौन है चार्ट्स पे, तो वो दीपक नाइट्रेट है। लेकिन सुदर्शन केमिकल्स में हम लोगों ने क्या देखा है कि करीब ये इसमें 50%, जो आपने सही कहा, जो एक वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी इसमें हुआ था फ्रॉम ऑलमोस्ट 800 लेवल्स से, इसमें एक मेजर मोर देन 50% करेक्शन हुआ और अब वो जो है एक पुल बैक हमें देखने को मिली है। और इसमें भी कल जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो दे आर फार in I would say in the recent times. So clearly shows that there is some very strong investor interest which has come up in this stock. लेकिन इसमें सुदर्शन केमिकल्स में क्या है ना कि यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि 450 460 या यू कैन से रफली 460 470 एक वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जिसने भी इस शॉर्ट टर्म में बाइंग की होगी वहां जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जब तक इस स्टॉक में 460 470 के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन नहीं करता है, कुछ से कि ये मोर और लेस कंसोलिडेट करेगा। बट यस, the favor is in, I mean it's the bulls are in a stronger position as compared to the bears. On the downside stock को करीब 410 400 के आसपास का एक क्रूशियल जोन ऑफ सपोर्ट बनता हुआ दिखता है। साथ ही ये बताएं अमर, ये तो दो स्टॉक्स हुए, कल केमिकल स्पेस में और दूसरे स्टॉक्स में भी बड़ी अच्छी तेजी थी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को देखें तो वहां भी 8-9% की मूव थी, वहां पर भी आपकी नजर होगी क्या, और आपकी दूसरी और टॉप बेट्स क्या होंगी? देखिए हिमाद्री केमिकल्स का जो चार्ट्स है, चाहे वो मैं मंथली चार्ट्स बात करूं, क्वार्टरली चार्ट्स बात करूं या फिर मीडियम टर्म के लिए मैं वीकली चार्ट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द स्टॉक। तो क्लियरली इट मींस इट इज मतलब एनी डिप इन दिस स्टॉक शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये करीब 120 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, नाउ इट हैज ब्रीच दैट लेवल। वॉल्यूम्स हैव आल्सो बीन सिग्निफिकेंटली, जब इसमें एक रैली हुई, ब्रेकआउट हुई अबव 100, तो 3 मई को हम लोगों ने काफी अच्छा वॉल्यूम इसमें देखा, करीब 210 करोड़ की इसमें जो वॉल्यूम हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, जो एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा है, तो दिखाता है कि इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट है इन स्टॉक्स में काफी, और केमिकल स्टॉक्स में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ये एक स्टॉक है जरूर जिसे बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो एनी डिप अभी 127 है, 120 122 के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 130 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 143 का टारगेट लेके इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और राइट अमर, कोई और स्टॉक आपका? फिनोटेक्स भी आई थिंक आपके रडार पर है, इसके क्या रैशनल आपको दिखते हैं? यदि मैं फिनोटेक्स की बात करूं तो ये भी एक स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे काफी स्ट्रांग है। मतलब आई वुड से वेरी स्ट्रांग, मतलब लॉन्ग टर्म ये सेक्युलर बुल ट्रेंड में है। तो जब भी इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कुछ मेजर करेक्शन आती है तो इसे एक मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए until unless we see a major ट्रेंड चेंज। तो यदि मैं फिनोटेक्स की बात करूं तो ये कंसोलिडेट कर रहा था बिटवीन 250 260 और नीचे भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अराउंड 240 लेवल्स। अभी लास्ट कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है एंड करेंटली इट्स अराउंड 295 ऑड लेवल्स। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स पे मोर और लेस पॉजिटिव है। लास्ट 2-3 दिनों में हाँ हम लोगों ने एक अच्छी वोलेटिलिटी भी देखी है इसमें, बट अगेन on based on the daily charts one can look at as a buying opportunity. तो any pullback towards 280 285 के आसपास ही स्टॉक आता है तो that can be a good buying opportunity with a stop loss of 263 and a target of 317 on the upside. बहुत बहुत शुक्रिया अमर। कई सारे स्टॉक्स पर आपने डिस्कशन की, फिनोटेक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, सुदर्शन केमिकल और दीपक नाइट्रेट। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर, आपने रैशनल समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपसे तो रेंज में जा रहा है, हालांकि 3% का रिटर्न ओवरऑल सीरीज का आपको मिल जाएगा इस बार भी। खुश बोरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फटाफट से पता कर लेते हैं उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल कौन सी है। खुश, गुड मॉर्निंग, आज के आपके ट्रेडिंग कॉल्स? जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग। बिकॉज एक्सपायरी है, हम फ्यूचर ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहेंगे आज के लिए। कल से फिर शुरू कर सकते हैं फ्यूचर्स के जो स्टॉक है इनकी ट्रेडिंग। तो कैश स्टॉक्स पे फोकस होगा आज के लिए। मिंडा कॉर्प एक स्टॉक है, अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। कल हमने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखा, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है, बट ओवरऑल अप ट्रेंड जो है ये इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से मिंडा कॉर्प में आप एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। 300 का टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज कजारिया सीमेंट्स। कल मार्केट खुलने के बाद हमने ड्यूरिंग मार्केट इसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। अच्छे खासे अप ट्रेंड में है,
यहाँ भी कल हमने साइडवेज मूवमेंट देखा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट इसका भी जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडर हो तो 1300 के टारगेट के लिए बाय करें, 1250 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है। कजारिया सेरेमिक्स आपकी लिस्ट में है। मैं थोड़ी देर पहले सारे सेरेमिक्स कंपनी भी चेक कर रहा था, उसमें कजारिया ऑलमोस्ट डेज हाई पे है और मिंडा कॉप भी आपकी लिस्ट में आज 300 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एक शेयर मेरे को रत्नेश से और पता करना है। रत्नेश जी, ये मैक्वारी की ना एक रिपोर्ट आई है, पता है उन्होंने टारगेट रिलायंस का कितना बढ़ाया है? 50 रुपये। हालांकि ये बात वैसे नोटिस करने वाली नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ तय है उनका जो टारगेट है वो 2100 रुपये हुआ है अभी, और उन्होंने 50 रुपये से बढ़ाया है, ये 2050 से 2100 रुपये हुआ है। मेरे को मैक्वारी की इस रिपोर्ट, इस लेवल को मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। आप अपने ही डाटा, अपने ही चीज़ पे आके ज़रा चेक कीजिए, आपका कन्विक्शन कितना हाई है कि अगली सीरीज़ में ये हमारे बहुत काम आने वाला है। 2100 रुपये तक अभी इस टारगेट पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर डेफिनेटली एक रिलायंस मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है। एक मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस को कहीं पे भी अगर 2400 रुपये के आसपास में मिलता है तो काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। 2360 2350 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के लिए। वापिस से इसमें रिकवरी हमको 2530 2550 तक ले देखने को मिले। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो रिलायंस जो चलेगा एक रेंज बाउंड में चलेगा, नीचे में 2350 तक के लेवल रहेंगे और ऊपर में 2550 2525 ये एक लेवल रहेंगे। तो ये दो लेवल के बीच में बाजार मेरे हिसाब से रिलायंस घूमता रहेगा। ओके ठीक है। अब बार बार बाजार की नज़र इस बात पे भी होती है कि रूरल डिमांड में आपको कब रिकवरी दिखेगी, रूरल डिमांड कब वापस आएगी, और इनफैक्ट रिकवरी और ग्रीन शूट्स की बात तो बड़े बड़े ब्रांड्स कर भी रहे हैं। एक और खास इंटरेक्शन प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी लेके आए हैं। CII के एनुअल इवेंट पर उन्होंने बात की ITC के MD संजीव पुरी से। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, इंडियन इकोनॉमी बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी रही है लास्ट ईयर। इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट परफॉर्मेंस रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आर ऑल पॉजिटिव। कंजम्पशन is sustaining, and some pockets of stress like rural are also showing signs of improvement. Some sectors are very buoyant. The areas which are not which are of concern really are those indexed to external sector, which is more to do with exports and things like that, right? But domestic demand is holding very well. So in aggregate, I think we are in very good shape. Now, what the exact figures will be, I will leave it to the experts to opine on. गवर्नमेंट का जो असेसमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रैल महीने का जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जारी किए हैं उसमें भी रूरल डिमांड रोबस्ट रहेगा इस बात के अनुमान है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो रोबस्ट है इस बात ये दिखा है, लेकिन वेदर रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। अगर मैं इसको ITC के कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि रूरल डिमांड में अगर तेज़ी की स्थिति दिख रही है और डोमेस्टिक कंजम्पशन ठीक है, तो ITC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? IT की तरफ से तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव, बिकॉज वी हैव, एज यू हैव सीन द रिजल्ट्स दैट वी हैव डिक्लेयर्ड, वी हैव एक्सपीरियंस्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द डोमेस्टिक। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रूरल डिमांड और रूरल कंजम्पशन में सेंटिमेंट सुधरते हुए की बात कर रहे हैं, लेकिन ITC पर इंडिविजुअली आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए? एक बड़ी तेजी ITC के स्टॉक में हम देख चुके हैं, और इनफैक्ट सिर्फ ITC नहीं, ITC के वजह से FMCG पैक में भी एक बड़ी तेजी आ चुकी है। इस ट्रेड को भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुनाफे का फंडा हमारा खास सेगमेंट देने के लिए गेस्ट जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो राहुल शाह हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से, आइए उनसे समझते हैं। राहुल, मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? हाय, गुड मॉर्निंग। वो स्टॉक्स देखिए, एक कैप स्पेस के अंदर से कजारिया सिरामिक्स। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड ये क्वार्टर के नंबर्स में हम देख रहे थे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सेकेंडली, हम रियल एस्टेट की कमेंट्री भी सुनते हैं स्टॉक्स, रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर। तो Q4 हैज़ बीन अ बम्पर फॉर देम आफ्टर सो मैनी ईयर्स। सो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देते हुए आए हैं। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनाइज प्लेयर में सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है सिरामिक्स
के अंदर कजरिया सिरामिक्स प्रीमियम सेगमेंट, ऑल द सेगमेंट 3 सेगमेंट्स जो केटर कर रहे हैं, और उन्होंने जो प्रोडक्ट डायनामिक्स जो है उनके फ्रॉम अ सिरामिक कंपनी टू बाथवेयर कंपनी शिफ्ट करते हुए फिर प्लाईवुड के अंदर पे जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, और FY19 से नेट कैश कंपनी बनती हुई देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से प्रीमियम वैल्यूएशन है। हम वैल्यू करते हैं कि लास्ट 10 साल का पी एवरेज उसका 33% रहा है, लेकिन ग्रोथ भी ऐसा फ्यूल देखने को मिला है। काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशियोज़ हैं, ROC ROE दोनों 25% के प्लस देखते हुए मिल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये कजरिया सिरामिक्स अच्छा रह सकता है आने वाले दिनों में, और गैस प्राइसेस घटते हुए देखने को मिला है, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये सभी चीज़ पॉजिटिव है कजरिया सिरामिक्स के लिए। तो 1490 के लक्ष्य के लिए रेकमेंड करूँगा कजरिया सिरामिक्स। दूसरा आइडिया है पिरामिल एंटरप्राइज। हमने देखा है कि पिरामिल एंटरप्राइज लास्ट 1-1.5 साल के अंदर बहुत ही रफ पैच के थ्रू इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस के अंदर देखने को मिला है। बैलेंस शीट में सुधार आते हुए देखने को मिला है ये क्वार्टर में। और जो पिरामिल एंटरप्राइज का जो रहा है स्ट्रैटेजी टू फोकस मोर ऑन अ रिटेल फ्रॉम एन होलसेल बुक से, तो मेरे ख्याल से रिटेल मिक्स उनका जो है थ्रू लैब, थ्रू हाउसिंग लोन और अनसिक्योर्ड लोन, तीनों सेगमेंट के अंदर मेरे ख्याल से जो मिक्स बेटर मिक्स रह सकता है, और ऑब्वियसली उनका जो दिस विल हेल्प देम टू ग्रो द बैलेंस शीट। तो बहुत ही सस्ता वैल्यू कर रहे हैं, ये प्राइस रिस्क टू रिवॉर्ड में मिल रहा है, 0.7 बुक पे मिल रहा है, नॉन टाइम अर्निंग्स पे मिल रहा है 525 की फॉरवर्ड से। तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए पिरामिल एंटरप्राइज लिया जा सकता है। ये अभी स्टॉक पिक आपने लिए बड़ा डिफरेंशिएटेड है। पिरामिल एंटरप्राइज लेने की कोई बाजार में बात नहीं कर रहा है इस समय, और सबसे सस्ता NBFC स्टॉक है। जी हाँ, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बट वो शायद प्राइस इन ऑलरेडी। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ITC पे हमने आपको कमेंट्री सुनवाई मैनेजमेंट की। ITC में बहुत बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है, 430-35 के आसपास आ चुका है। इस पर ट्रेड कैसा बनता है इस समय? रत्नेश, जरा चार्ट चेक करके बताएं। जब से 400 रुपये क्रॉस किया है तब से इसके अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस भाव से भी लेना चाहिए पुल बैक में? किस लेवल्स में घुसना चाहिए? ITC का चार्ट कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन पे आप डेली, वीकली, मंथली किसी भी फॉर्म में चले, हालांकि थोड़ा सा एवरेजेस से काफी थोड़ा दूर हो चुका है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी किसी तरह की इसमें वीकनेस नहीं है। कहीं पे भी थोड़ा सा इसमें डाउन 410 415 तक के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे जरूर इसमें खरीदारी के मौके मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 400 रुपए का। आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है कि इसमें टारगेट हमको कम से कम 470 480 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें अभी भी खरीदारी के बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए। तो ये फिनिक्स मिल्स करके जो कंपनी है, ये मॉल मैनेजमेंट कंपनी है, कुछ लोग इसको रियल एस्टेट की तरह देखते हैं। कल इसके रिजल्ट बड़े तगड़े आए, 1400 1450 का भाव आ गया है। अगर 3 महीने का चार्ट देखें, मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, 11-1200 से चलना शुरू हुआ था। डायरेक्टर साहब 3 महीने का चार्ट लेके आइए, और अब रिजल्ट्स भी। क्या इसमें फॉलोअप ट्रेड बनेगा? गौरांग, आप फिनिक्स मिल्स देखते हैं? तो जय, बुनियादी तर्क के आधार पर इस पर खरीदारी की राय है। हाँ, लेकिन एक बात है, बहुत कुछ निर्भर करता है इस कंपनी में इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, और उसके साथ साथ जो रेंटल्स आते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये छोटी मध्यम अवधि के लिए हम राय नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर निवेश की सोच सकते हैं। पूरी ताकत लगा करके नहीं अजय, थोड़ा शुरुआत कीजिए 20, 30, 40% और फिर गिरावट पर और जुड़ते जाए। ओके, ठीक है। तो अभी इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हो रहे हैं आज। हालांकि हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहे। हमने कई एनालिस्ट से आज बातचीत की, और इस बातचीत से आपके लिए आज हमने पोल निकाला कि मार्केट में आखिरकार किस तरह की सीरीज़ एक्सपायर हो सकती है। आज आखिरी दिन है, और अगली सीरीज़ का भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि अगली सीरीज ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो हमने निफ्टी के लेवल्स निकाले। 2 एंड है, पहला तो 18,400 और 200, इसके बीच में टिपिकली एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा है, ये तो क्लियर हो गया। और इसको फाइन ट्यून करेंगे तो कहाँ पे दिखती है? 18,200 से 300 वाला जो बैंड है, यहाँ पे एक्सपायरी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। हमने सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर नीचे ही बैंड किए हैं। अगर आप देखें, क्योंकि हमको एनालिस्ट का पोल ही ऐसे मिल रहा था, इसी 100 पॉइंट के बैंड में देखेंगे 25-25 आपको और ऊपर नीचे दिखेगा। यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा आपके एक्सपायरी का ये कहता है कि आप 18,200 से 300 के बीच में इस बार की सीरीज़ की कटान देखेंगे। अब हमने फिर बैंक निफ्टी निकाला। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा नटखट है, ज़्यादा ऊपर नीचे करता है। इसकी सीरीज़ थोड़ी सी बड़ी हुई है, यानी कि रेंज बड़ी है। ऊपर कैंड है 44,000, आप इसको 44,152 भी मान सकते हैं, क्योंकि ATH ऑल टाइम हाई वहीं है, और नीचे की रेंज है 43,500।
इसमें आप देखेंगे जो बैंड नीचे का यहाँ पे 40% लिखा है 500 से 800 के बीच में, जहाँ पे अभी है ये इसी रेंज में एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप ऊपर और नीचे के भी लेवल्स देख पा रहे हैं ना, सिर्फ 200 पॉइंट का ऊपर नीचे का हेर फेर है। कहने का मेरे मतलब यह है कि जहां पर आप खड़े हो इसमें ही आप सिर्फ 10, 20, 50 पॉइंट आप और जोड़ेंगे तो आपको सीरीज की एक्सपायरी मिल जाएगी। कोई बड़ा हेर फेर होने के चांसेस कम है, इसलिए ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज में आप देखेंगे कोई बड़े बड़े नंबर्स आपको नहीं आते दिख रहे हैं। खुश, आपसे हमने ना एक व्यू नहीं लिया इंडेक्स का, आप इस पोल में किस ब्रैकेट में वोट करेंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी का पोल आपकी स्क्रीन पे चलेगा, वोट आप लाइव कीजिए। सो डिम्पी, मैं निफ्टी पे 18,200 18,300 की जो रेंज है वहां पे, और अगर मैं इसको थोड़ा और नैरो करूं तो मैं 18,250 टू 18,300 की रेंज दे दूंगा। 50 के मल्टीपल्स थे नहीं, तो मेरे हिसाब से निफ्टी की एक्सपायरी जो है ये 18,300 या इसके जरा सा नीचे होनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आई थिंक 43,500 टू 43,700 की जो जोन्स हैं इसके आसपास होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी म्यूटेड एक्सपायरी हो सकती है, बिकॉज हमने कॉल रेटिंग काफी हैवी होते हुए देखी है कल के दिन। अगर आज वो कंटिन्यू होती है देन डोंट बी सरप्राइज्ड कि थोड़ी सी म्यूटेड एक्सपायरी हमें देखने मिले, नॉट टू डीप इन द रेट बट मार्जिनली। राइट, ठीक है। एक्सपायरी पोल, ये लगातार हम आपको आज दिन भर बताते भी रहेंगे कि कहाँ कौन से रेंज में एक्सपायरी हो सकता है। ये पोल अभी आपको जो डिम्पी लेकर आए, लेकिन कुछ और इंडिविजुअल ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर एक्शन हो सकता है। काफ़ी हद तक इनलाइन नंबर्स थे वीनस पाइप्स के भी, हमने देखा कि लेकिन उनका बेस्ट एवर क्वार्टर भी था ये। ऑलरेडी स्टॉक जनवरी से बात करें तो 300 रुपये की चाल दिखा चुका है, काफ़ी चल भी चुका है। क्या नंबर्स के बाद भी इसे बाय करना चाहिए? एक बार समझ लेते हैं चार्ट्स क्या कहते हैं इसके। रत्नेश बताएं, वीनस पाइप पे आपको लगता है नंबर्स के बाद भी बाइंग आ सकती है? वीनस पाइप एक्चुअली बहुत ज्यादा चार्ट नहीं, पर फिर भी जो चार्ट है इसमें काफी लंबा हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला था। करीब करीब आप मान के चले मार्च से लेके तो अपने अक्टूबर से लेके मार्च तक काफी लंबा इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था। उसके बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी में भी रिसेंट में हमको कल भी अच्छी देखने को मिली थी, इसके पहले भी हमको वॉल्यूम एक्टिविटी अप्रैल में अच्छी देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी कंटिन्यू बाइंग रहना चाहिए। इसमें 901 जिसने ले रखा है 910 रुपए, 905 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में मुझे टारगेट इसके आने वाले दिनों में 1100 रुपए तक के लिए दिखते हैं, तो बाइंग जरूर इसमें अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, प्रिय ओपन में भी आपको 3% ऊपर दिख रहा है और रत्नेश कह रहे हैं इसे बाय कीजिए, ऊपर तक के 1100 तक के लेवल दिखते हैं और ये ट्रेडिंग रेंज हमें बता रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स जरूर इसका ध्यान रखें। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आप पूजा लेकर आए हैं हम तक, एक्शन स्टॉक्स, एक बार वो भी स्टॉक समझ लेते हैं। न्यूज़ बेस्ड मूव है यहाँ और रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स भी उन्होंने पिक किए हैं। पूजा बताएं कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी, आज भी नतीजों पर ही फोकस रहेगा। फिनिक्स मिल्स के नतीजे आए, स्ट्रॉन्ग नंबर्स। आय में करीब 47% की ग्रोथ हुई है, मुनाफा 140% बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन 49% से बढ़कर 59% के आए हैं कंपनी के। एप्टेक के भी नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 175% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 261% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में भी 10% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा कंपनी ने बोनस शेयर को भी मंजूरी दे दी है। प्रूडेंट के भी नतीजे जारी हुए हैं जिसमें कि हर फ्रंट पर ग्रोथ नजर आ रही है। आय में 36% की बढ़त देखी जा सकती है और मुनाफा 81% बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन में भी देखेंगे तो वहां पर भी शानदार ग्रोथ, 26% से बढ़कर मार्जिन के जो फिगर्स हैं वो 33% पर आए हैं। टीटागढ़ वैगन्स के भी नतीजे काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 130% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 104% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में भी देखेंगे तो 108% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आखिर में नेस्को, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 72% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 58% से बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में भी करीब 57% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। ऑल राइट पूजा, कई सारे स्टॉक्स आपने हाईलाइट किए, ठीक है, इन पर क्या क्या पॉसिबल ट्रेड्स है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। शुक्रिया ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। लेकिन इस बीच एक और खास सेगमेंट है हमारा, बिग बोल्ड ब्रोकरेज। एक बड़ी रिपोर्ट और बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट रैशनल दिए और कौन सा स्टॉक, सब कुछ लेकर आई है ममाक्षी, आइए उनसे समझते हैं। जी बिल्कुल, आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज है टाटा मोटर्स के ऊपर। यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट उन्होंने बिकवाली की राय के साथ कवरेज रिज्यूम किया है। ये स्टॉक पर टारगेट प्राइस दिया है 450 प्रति शेयर का। स्टॉक उनका मानना है कि सारे ही पॉजिटिव्स को प्राइसिंग कर रहा है।
मगर स्ट्रक्चरल हेडविंड्स को इग्नोर कर रहा है। मार्केट के अंडर एस्टिमेट करी है ईवी रिस्क, जिसके चलते जैगुआर लैंड रोवर पर इम्पैक्ट आ सकता है। पीवी मार्केट शेयर हालांकि उनका मानना है कि पीक आउट हो चुका है, क्योंकि उनकी जो लॉन्च पाइपलाइन है वो काफ़ी वीक है। तो ओवरऑल यूबीएस की तरफ से बिकवाल की राय आ रही है टारगेट प्राइस 450 के साथ, और इसी के चलते टाटा मोटर्स फोकस में। ठीक है, टाटा मोटर्स पे यूबीएस की रिपोर्ट है, ये आज हमारी बिग बोल्ड रिपोर्ट्स में शामिल हो रही है। खैर, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने सुबह मार्केट्स का व्यू पॉइंट आपके सामने रखा, एक बार वापस से सुना देते हैं आपको। देखिए, मार्केट क्यों घूमा? सबसे पहले मार्केट के घूमने के 2-3 प्रमुख कारण थे। इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई, मार्केट्स कन्विंस्ड हो गए जी इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है बहुत लोकली एंड ग्लोबली, और इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं आई पिछली आरबीआई पॉलिसी के अंदर। सेकंड, एफआई का जबरदस्त इन्फ्लो आने लगा, और तीसरे अर्निंग सीजन को लेकर के लोग जो अटकलें लगाए बैठे थे, मार्जिन में नुकसान होगा, मैनेजमेंट की फी की कमेंट्री रहेगी, 2023 खराब था तो 2024 FY24 और खराब रहेगा, उस कमेंट्री को लेकर के मार्केट को निराशा नहीं हुई। तो ट्रिगर थे जिनकी वजह से मार्केट बॉटम आउट हुआ था। अब इस मार्केट को ऊपर जाने के लिए ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप एक सोचिए कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं, हवाई जहाज ऊपर जा रहा है, और हवाई जहाज को ऊपर और एल्टीट्यूड पे जाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है। जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ज़्यादा आपको ग्रेविटी में जाना पड़ता है। तो इस समय मार्केट में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नया ट्रिगर जनरेट हो। अब ट्रिगर क्या हो सकता है आने वाले समय में? अब ट्रिगर हो सकता है कि भाई जून के अंदर क्या बड़ा ट्रिगर है? ऐसा जून के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, कोई प्लान्ड इवेंट तो बहुत बड़ा है नहीं। यूएस डेट सीलिंग में मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आएगी, मगर उससे भारतीय शेयर बाजार में फर्क नहीं पड़ता है। अब डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स 101 से बढ़ के 103 हो गया है, क्रूड भी बढ़ने लगा है। तो जो ट्रिगर्स हैं इस समय ऐसे कोई नए जनरेट नहीं हुए हैं जिसकी वजह से बाजार को लगातार मोमेंटम मिले। देखिए, मैं दोबारा वही बताऊंगा आपका, हवाई जहाज है, उसको अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जाना रहता है तो उसको पीक पे सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, बिकॉज ग्रेविटी के अगेन मैक्सिमम जाते हो। अभी जो शेयर बाजार है वो एक ग्लाइड मोड में आ चुका है। ग्लाइड मोड के अंदर फ्यूल कंजम्पशन जो होता है हमेशा कम हो जाता है, बिकॉज आप हवा के साथ जाते हैं। तो मार्केट इस समय ग्लाइड मोड में है। अब यहाँ ट्रिगर आएगा तो फिर एल्टीट्यूड गेन करेगा। जब कोई ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है ना, तो उसमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बाइंग समथिंग कॉन्ट्रा, ट्रेडिंग इज अबाउट मार्केट की लहर के साथ ट्रेड में चले। तो मार्केट के अंदर मेटल्स को लेकर के मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रीट है भी डिवाइडेड है। देखिए, अब जैन साहब आए थे, प्रशांत जैन साहब 2 दिन पहले, वो मेटल्स में काफ़ी मंदी में है। सिंघानिया साहब सोमवार को आए थे, वो स्टील में काफ़ी तेजी में है। तो इस समय स्टील जो पूरा मेटल का सेक्टर है वो डिवाइडेड है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर आ रहा है तो मेटल्स लॉजिकली हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पर तेजी नहीं करेंगे। मगर मेटल्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, स्टील एंड नॉन स्टील। नॉन स्टील के अंदर मुझे क्लैरिटी इतनी नहीं दिख रही, स्टील में फिर भी क्लैरिटी दिख रही है। कुछ स्पेशलिस्ट स्टील कंपनीज हैं जो कि नीश अपना बना चुकी हैं, उन स्पेशलिस्ट स्टील कंपनीज पे ध्यान रखिए, इनवर्ड लुकिंग स्टील कंपनीज पे ध्यान रखिए। जैसे टाटा स्टील देखते हैं तो टाटा स्टील एक ग्लोबल स्टील प्ले है, मगर आप JSPL और आप सेल की बात करते हैं, JSW स्टील की बात करते हैं, इनवर्ड लुकिंग कंपनीज हैं। तो विद इन मेटल्स गो फॉर स्टील, विद इन स्टील गो फॉर इनवर्ड लुकिंग सेक्टर, एंड गो फॉर कंपनीज वेयर द डेल्टा ऑफ कोल इज हाईएस्ट। डेटा हमें निकालना पड़ेगा कि स्टील कंपनी के अंदर 2 चीजें होती हैं रॉ मटेरियल, आयरन ओर और कोयला। कुकिंग कोल की जो प्राइसेस हैं वो करीब करीब $30 से $35 नीचे आ चुके हैं, और अब ये सब फॉरवर्ड की इनकी जो पुरानी इन्वेंट्री है इस आने वाले क्वार्टर में खत्म होगी। तो आने वाले क्वार्टर में स्टील के नंबर अच्छे आएंगे, आने वाले क्वार्टर में सीमेंट के नंबर अच्छे आएंगे। सीमेंट के नंबर देखिए, इंडिया सीमेंट के नंबर में परसों देखिए धराशायी होगा एकदम, क्योंकि मेटल प्राइसेस, क्योंकि कोल प्राइसेस आर गॉन हायर। तो एक ट्रेड मुझे लगता है उन सेक्टर्स में है विच विल बी बेनिफिशियरी ऑफ ड्रॉप इन कोल प्राइसेस, जैसे GHCL हो गया, टाटा केमिकल हो गया, गुलशन पॉली हो गया। जिस भी कंपनी में कोल ज़्यादा है, कोल के प्राइसेस नीचे हैं, आने वाले तिमाही में नंबर अच्छे आएंगे। पिरामल फार्मा के स्टॉक को लेके आए डाक्टर साहब। पिरामल फार्मा खराब रिजल्ट्स आए थे कल शाम को, लेकिन उसके बाद भी प्री मार्केट में 5% 4% ऊपर बता रहा है। क्यों ऐसा? आपको याद होगा पिरामल फार्मा 200 रुपये पर डीमर्ज हुआ था पिरामल एंटरप्राइजेज से। 200 रुपये का भाव नीचे में 62 रुपये का लो बनाया है। इसके अंदर एक राइट्स इशू आ रहा है 1000 करोड़ का। राइट्स इशू वो होता है जिसमें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है। तो लोग सोच रहे हैं कि प्रमोटर 70 रुपये 75 रुपये पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, क्या ये लेने का समय? इसने बॉटम बना दिया क्या? चार्ट्स पे देख के बताइए आप। किरण, 62 रुपये का जो लो था करीब करीब, क्या उसका एक बॉटम बन गया? क्या यहाँ से पुल बैक कर सकता है चार्ट्स को देख के?
सो ओवरऑल पिरामल फार्मा की अगर हम बात करें तो जब से ये डीमर्ज एंटिटी आई है तब से हम देख रहे हैं कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल के अंदर ट्रेड कर रही थी। कहीं ना कहीं 62 रुपीज का जो बॉटम बना है उसके बाद मुझे याद है कि हमने आगे 72-73 के आसपास डिस्कस किया था, जहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था। स्टॉक कहीं ना कहीं 77-80 के आसपास गया, जहां 50 डेज मूविंग एवरेज का उसको रेजिस्टेंस हुआ। अब कहीं ना कहीं वापस उसने अपना जो 70-72 का ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट किया, उसके ऊपर सस्टेन हुआ और यही नहीं, उसने 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो गया, एक असेंडिंग ट्रायंगल, मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 72 का और एक रेजिस्टेंस है 78-79। जैसे ही वो क्रॉस होगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 95 तक के पोजिशनल टारगेट देख सकते हैं। तो 72 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं। प्री मार्केट में 2% ऊपर दिखा रहा है, मुनाफा डबल से ज्यादा हुआ है, मार्जिन 60% आए हैं। फिनिक्स पे ध्यान रखिए, इसका प्रीवियस हाई 1600 रुपए करीब था, क्या ये उधर जाएगा? टीटागढ़ वैगन्स, धमाकेदार नंबर्स, बाजार का चहेता स्टॉक, क्योंकि रेलवे का कैपेक्स बढ़ रहा है। जल्दी से किरण आप बताएं, इनफैक्ट रत्नेश आप बताइए, टीटागढ़ 340 का भाव, 3 महीने का ग्राफ दिखाइए। ऐसा भी नहीं है कि ये चला नहीं है, मोमेंटम है इसके अंदर, बट क्या अब इसको बूस्ट मिल सकता है? और रिजल्ट के बाद चार्ट्स क्या कहते हैं? टीटागढ़ वैगन का चार्ट कंटिन्यू बहुत ज्यादा हायर है फॉर्मेशन से, ये भी अपने एवरेज से काफी दूर है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसमें किसी तरह की वीकनेस नहीं है, पर थोड़ा सा अगर कहीं पे थोड़ा सा करेक्शन पर कहीं पे मिलता है लाइक 300 रुपए के आसपास, 305 रुपए के आसपास में, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। खरीदी की जरूर चेष्टा रखनी चाहिए। कोई भी डिप में ऊपर में वापस से इसमें टारगेट 370 और 400 रुपए तक के लिए देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा सा डिप कहीं मिल जाए तो जरूर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसे आप बाय ऑन डिप्स करेंगे। कुछ एपटेक के चार्ट्स भी देखकर बताएं, इसमें एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, लेकिन नंबर्स और साथ ही जो बोनस इशू, क्या यहां पर आज बाइंग करनी चाहिए? देखिए 6% आपको प्री ओपन में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल इसका जो मोमेंटम है ये काफी अच्छा है। बेस फॉर्मेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, बट 510 जिस लेवल पे आके ये खड़ा हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिप मिले अगर आपको 495-500 के जो जोन्स हैं इनके आसपास, तब लॉन्ग करके चलें। जो कल की क्लोजिंग है करीब 485 के जोन्स के आसपास की, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बनाए, फिर 520-525 के जो टारगेट है इनके लिए कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, तो खैर अभी 1 मिनट से कम समय रह गया मार्केट के ओपन होने में, और अगर आप वैसे देख रहे हैं तो आज शेयर्स के अंदर थोड़ा ब्रिटानिया का दबदबा ज़्यादा है। आपको दिखेगा ये 1% ऊपर खुला है। पावर ग्रिड सेकंड टाइम है जब गैप कर रहा है। अमूमन इस शेयर का नेचर नहीं है गैप करने का, बट एक गैप कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोई बहुत बड़े गैप डाउन हो नहीं रहे हम, और हम 18,300 के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश आज करेंगे। एक्सपायरी का पोल भी मोटा मोटी यही कह रहा था। आज नेस्ले के पास भी करीब आधे % की मजबूती है। बैंकिंग काउंटर्स में से कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसन जो बैंक निफ्टी की छवि लेके आते हैं, उन दोनों के अंदर शुरुआती बढ़त 1/4 की आपको मिलेगी। आज निफ्टी के कमजोर शेयर कौन से होंगे? आज अदानी एंटरप्राइज के अंदर सेकंड डे होगा जब थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा। आज शुरुआती आंकड़ा ये बता रहा है करीब 1.5% ये शेयर नीचे है। इसके अलावा हिंडाल्को, मारुति और JSW स्टील, ये कुछ एक और शेयर हैं जहां पे आज आपको गिरावट करीब आधे % की शुरुआत में देखने को मिल रही है। अभी आपको एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर आ गया है, और इसी साथ में हमने ये भी पता कर लेते हैं कि इस मार्केट की डेप्थ कितनी है। 900 वर्सेस 400 है। 900 शेयर आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। ये क्या काम करेंगे? ये आपके सपोर्ट्स को बचाने का काम करेंगे, और ये सपोर्ट क्या है? 18,200 एक मीन सपोर्ट है जो आज बचने की एवरेज दिखाएगा। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी इसका 43,500 का मेक ब्रेक है, नीचे होने पर ही वीक होगा, अदरवाइज यहाँ से ये सपोर्ट भी ले सकता है। इसलिए आप शुरुआती झटका लगने के बाद अब निफ्टी बैंक निफ्टी हर निशान की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे बोलते बोलते शायद हो सकता है निफ्टी बैंक आपको हर निशान में आ भी जाए, आ भी गया है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा निफ्टी के अंदर तेजी वाले शेयर्स को फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, ITC भी आज फिर से मजबूत खुला है। बजाज ऑटो के अंदर मजबूती आई है शुरुआत में ही, ये पहले फ्रीज लेवल पे नहीं दिख रहा था, इसका मतलब इसका पहला टिक करीब आधे % का होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये वो कुछ शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में हर निशान में आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं कमजोर शेयर, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, विप्रो, टाटा मोटर्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कमजोर हैं। निफ्टी के नेक्स्ट 50 वाले अगर आप काउंटर्स चेक करेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे बढ़ने वाले शेयर्स में ग्लैंड फार्मा काफी तेजी से टूटा, करीब 38%।
एक बार रिकवरी आ चुकी है। अब ये शेयर शायद अपने लोस को जल्दी जल्दी टेस्ट ना करे, ऐसा इसके प्राइस एक्शन को देखने में लग रहा है। बायकॉन, पिरामिड एंटरप्राइजेज और राहुल शाह बता के गए आपको आधे से पौने 1% ऊपर है। इसके अलावा ABB भी आज चलता दिख रहा है। एक शेयर की चर्चा अभी मिस हो गई हमसे, लेकिन अजय उसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे। वो है कमिंस इंडिया। वो कह रहे हैं कि हम अपनी वो नहीं देंगे, गाइडेंस नहीं देंगे, और हमको लगता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। कमिंस इंडिया आज शुरुआत में 0.5% करीब नीचे है। इसके बारे में भी चर्चा होगी और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमको लग ही रहा था कि ये शेयर चलेगा नहीं, इस सेकंड डे टूटेगा। हीट मैप आपको स्क्रीन पे लेके आते हैं, जरा मोटा मोटी आपको आइडिया लगेगा कि इस समय के कौन से शेयर्स दिख रहे हैं बढ़कर, और आपको स्क्रीन से हीट से ये भी पता लगेगा कि आज पड़ा किस तरफ भारी है। अगर आप टोटल शेयर्स देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर, तो ये करीब 12 शेयर्स हैं। 12 ज़्यादातर स्क्रीन आपको कमज़ोर दिख रही होगी। बजाज फाइनेंस जहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटने वाला अदानी एंटरप्राइजेस आपको सबसे नीचे दिखेगा। ये सीरीज का टॉप गेनर बना है, ध्यान रखिएगा। और अभी ये प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है और कल से ही इसमें शुरू हुई है। डिविस लैब आज फिर से कमज़ोर है। बढ़ने वाले शेयर में FMCG का दबदबा, नेस्ले, ब्रिटानिया आपको स्क्रीन पर अव्वल नंबर पर दिखेंगे। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं ये आपको प्रियंका बता रही है। मेहमान क्या आप सौदे लेंगे ये भी आपको प्रियंका बता रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस, मिड कैप याद होगा आपको कि कल मिड कैप इंडेक्स ने भी ऑल टाइम हाई छुआ था। अभी फिलहाल कोई बड़ी तेजी आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स वापस आपको दिख रहे हैं। टाटा एलेक्सी जैसे, वरुण बेवरेजेस में कल भी तेजी थी, आज भी है। इंडियन होटल में आपको तेजी दिख रही है। 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा था पूना वाला फिनकॉर्प, आज वहां पर भी आपको 1% के गेन दिख रहे हैं। दूसरे कुछ और ऑटो एंसिलरी स्टॉक में सोना, कॉमस्टार जैसे स्टॉक्स हैं। मिड कैप में गिरने वाले स्टॉक्स में आपको ट्राइडेंट, ऑयल इंडिया, कुछ बैंक्स, PSU बैंक्स में, इंडियन बैंक और अडानी स्टॉक्स में आज फिर से आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो अडानी विल्मर भी आपको लगभग 1.5% नीचे दिखा। दीपक नाइट्रेट कल बड़ी तेजी के बाद आज वहां पर लगभग 1.5% की गिरावट है। और कुछ रियल एस्टेट स्पेस में, प्रेस्टीज में भी आज फिर से आपको दबाव देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप स्पेस में भी देख लेते हैं कि वहां कैसा एक्शन है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। परसों स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे हाई पे था 5 महीने के बाद, और आज वहां से जो बड़ी तेजी आ रही है उसमें आपको फिर से कुछ IT के नए नेम्स आ रहे हैं। बिरला सॉफ्ट, KPIT टेक, जिसकी आज अभी थोड़ी देर पहले बात भी करते हैं। रेडिंगटन इंडिया, यहाँ पर तेजी है। रूट मोबाइल आज भी कल के बाद कल नंबर्स आए वहाँ तेजी थी, और आज भी आप देखें रूट मोबाइल में तेजी है। जेंसर जैसे स्टॉक्स में तेजी है। और तो मिड कैप IT, स्मॉल कैप IT के कई स्टॉक्स हैं। बिरला सॉफ्ट, KPIT टेक, यहाँ पर अच्छी दिख रही है तेजी आपको। रेडिंगटन इंडिया, इनमें अच्छी मूव्स दिख रही हैं। राइट प्रियंका, इनफैक्ट बाजार इस समय हरे निशान के अंदर आ गया है, तो बाय ऑन डिप्स का जो माहौल है वो बना हुआ है। शॉर्ट कवरिंग का भी आज रोल होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। आपको प्री मार्केट में हमने पिरामल फार्मा दिखाया था कि अगर वो मिलता है तो आपको नजर मारनी चाहिए, और रत्नेश ने उसे बाय कॉल दी थी। देखिए पिरामल फार्मा 10% ऊपर है, टूटा हुआ स्टॉक, रिजल्ट ठीक ठाक, प्रमोटर पैसा डाल रहा है, ये फर्क पड़ता है। उसके अलावा फिनिक्स मिल भी अपने रिजल्ट्स के बाद 3% ऊपर खुला है आज। ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज में टाटा मोटर्स का हमने जिक्र किया। टाटा मोटर्स को लेके आई है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और BBC में जो विदेशी कंपनी है वहां पे कुछ कमेंट्री भी दी है मैनेजमेंट ने JLR को लेके। आज कमजोर है, मौका दे रहा है क्या रत्नेश? टाटा मोटर्स 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या ये एक मौका दे रहा है? टाटा मोटर का चार्ट आप देखिए, इसमें भी किसी तरह की कोई रिवर्सल पैटर्न या कमजोरी के संकेत नहीं, जरूर थोड़ा सा एक सप्लाई जोन के आसपास आ गया, इसलिए थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कमजोरी में जरूर बाइंग की चेष्टा रखनी चाहिए। 510 रुपए के आसपास के लेवल काफी अच्छे रहेंगे बाइंग करने के लिए। वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 495 का, और मुझे ऐसा लगता है वापस से टारगेट इसमें 530-540 तक के लिए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जरूर इसमें बाइंग रखना चाहिए। एक थोड़ा सा और 510 रुपए के आसपास सकता हूँ। किरण, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय, कुछ आपने स्पॉट किया? ओवरऑल IT के ऊपर मुझे ध्यान आपका लेना है कि जिस तरह से फार्मा और IT ये दोनों अंडरपरफॉर्म सेक्टर थे, वहां से कहीं ना कहीं हमें बाइंग दिख रही है। सो IT के ऊपर अब मिड कैप और लार्ज कैप दोनों IT स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से और भी ज्यादा ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। तो दो प्रीफर्ड पिक है, एक है रूट मोबाइल, यहाँ पे भी हमने देखा था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में कंसोलिडेट हुआ। लास्ट 2 दिन के जो हाइस थे 1470 वो क्रॉस नहीं हो रहा था, अभी वो 1470 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो लार्ज कैप IT में से वो है TCS भी 3300 के आसपास सस्टेन हो रहा है। हमने देखा था कि पिछली बार 3300 के आसपास सस्टेन नहीं हुआ था, स्टॉक में एक गिरावट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कल और आज दोनों दिन 3300 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से TCS में भी आपको लॉन्ग करके
जाना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से 30 टू 70 का स्टॉप लॉस रहेगा और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर कोई भी रिकवरी आती है तो यहाँ से आप 50 से 100 रुपए की एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टीसीएस एंड रूट मोबाइल बोथ आर द प्रेफर्ड पिक। कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जो मोमेंटम बना था लास्ट 2-3 दिन में, काफी हमारे व्यूअर्स मतलब एक सही से टाइम पे घुस भी गए थे। क्या एक बार स्क्वायर कर दें अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, सब कुछ अगर आप देखिए तो दबाव आ रहा है एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स खास तौर पर, क्या करना चाहिए? अजय, मेरे हिसाब से जिस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पे पूरी पोजीशन एक साथ निकल जाना सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगी। हालांकि हाँ, हमने कल इन स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। आज आप देखें तो फ्लैटिश ही सही लेकिन ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो होता है इस स्ट्रेटेजी का यूज करें। आपने निचले स्तरों पे लिए थे, अच्छा खासा मुनाफा आपको मिला होगा 2 से 3 सेशंस में, तो मैं कहूंगा 50% प्रॉफिट यहाँ बुक करें। बाद में जहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात है तो 2400, 2425 के जो जोन्स हैं इनके आसपास आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। पार्शियली बुक करें, बाकी जो पोजीशंस हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। दैट्स अ मोर प्रूडेंट स्ट्रेटजी। सिमिलर स्ट्रेटजी जो है ये अदानी पोर्ट्स में भी लगा के चलें। यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी ज्यादा हुई है कंपेयर टू अदानी एंटरप्राइजेस, बट मोमेंटम मुझे अभी भी लग रहा है कि इनमें बरकरार है। तो 700 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, 700 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर अडानी स्टॉक्स में आज देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार नेगेटिव भी हुआ है। जो थोड़ी सी बढ़त दिखी थी वो खो भी दी है बाजार ने, लेकिन ज़्यादा नहीं। निफ्टी फ्लैट है और बैंक निफ्टी पर मामूली दबाव है। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में, पिछले कुछ मिनट्स में आपको कुछ फार्मा स्पेसेस पे भी अब दबाव देखने को मिल रहा है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स, और इनफैक्ट ऑटो पैक में टाटा मोटर्स की तो भी हम बात करते हैं, वहाँ तो अच्छा खासा दबाव है ही। मारुति लाल निशान में स्लिप हुआ है, लेकिन अडानी पोर्ट्स अब हरे निशान में आ गया। आई थिंक 715, 716। चलिए इसे वॉच आउट करेंगे। लेकिन इस बीच कहाँ पर और प्रेशर हो सकता है? ऑटो आज कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? किरण, आप बताएं। टाटा मोटर्स पर क्या ज्यादा प्रेशर आ सकता है? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? ओवरऑल ऑटो की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म सेक्टर है। रिसेंटली हमने देखा है कि अच्छी खासी एक रैली आ चुकी है ऑटो में। ऑटो में हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डबल टॉप बना हुआ है। दोनों टाइम हमने देखा कि बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है और कहीं ना कहीं आरएसआई के ऊपर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो एकदम से एक स्टॉक खराब तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली हम टाइम करेक्शन इसमें देख सकते हैं। जब तक 500 का लेवल होल्ड है तब तक कोई बड़ी गिरावट इसमें आ नहीं सकती है। 500 के लेवल तक अगर कोई भी गिरावट आती है तो हम बाई रिकमेंड करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 480 का रखना है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट करना चाहिए। जिनके पास है वो 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 500 तक एक फॉल देख सकते हैं। तो ओवरऑल वीक चार्ट है, 500 तक फॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन शॉर्ट से हम रिकमेंड नहीं करेंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। टाइम करेक्शंस के अंदर है, डेफिनेटली स्टॉक में वापस एक अप ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से वेट कीजिए। 500 के आसपास हम बाय करेंगे। रिपोर्ट्स के अपने व्यूज हैं, इसे किस इंटरेस्ट में देखना चाहिए भी अजय? क्योंकि देखिए दोनों साइड कर दिए उस रिपोर्ट में उन्होंने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो बहुत अच्छा कर रहा है टाटा मोटर्स का। इनफैक्ट हुंडई को भी पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक मार्केट में ओवरटेक कर दिया था टाटा मोटर्स ने, लेकिन वहां पर उन्हें लगता है कि नए लॉन्च पाइपलाइंस वीक रहेंगे। देखिए टाटा मोटर्स जो है एक चाल चली हुई है, उसने 480 वाला 550 जाके आया। जरा 3 महीने का चार्ट देखिए, तो अगर ये थोड़ा साइडवेज जाता है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म अगर आप देखें जोन तो शुरू खुल गया। हाँ, 1-1.5 साल के बाद की बात करते हैं। हाँ, तो अभी अगर आप देखें तो इसने 400 क्रॉस किया, फिर 450 क्रॉस किया, ऊपर में करीब 530 पे जाके ये घूमा है। तो मौका दे रहा है ये 500-520 के आसपास कंसोलिडेट करेगा, ये चला हुआ है, तो तब आप एंट्री लीजिए। इसमें नए जोन तो खुल गए, इसमें कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं, लेकिन मौका आपको मिलेगा, यानी जरूरी नहीं कि आप यहीं खरीदें। अगर 2 दिन में नहीं कमाएंगे इसमें, करेक्ट, तो ये वाली बात है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें। इंडस टावर को देखिए जरा, फ्यूचर्स में काफी अच्छा काम हो रहा है उसमें। इंडस टावर अक्सर डिस्कस नहीं होता है ये, लेकिन अगर आप आज का चार्ट देखें डायरेक्टर साहब, आज का इंडस टावर आज का चार्ट लेके आइए, ये देखिए करीब 2% ऊपर है। कुछ इंडस टावर के चार्ट को कैसे देखते हैं? अजय, अगर मैं इसको थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से देखूं तो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। स्टॉक अपने की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बॉटम फॉर्मेशन की बिल्कुल अटेम्प्ट हो रही है। आप देखिए पिछले 4 सेशन से 142, 140 के जो जोन्स हैं इनको डिफेंड कर रहा है। बहुत क्लियरली एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो बहुत बड़े टारगेट्स तो मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे के हिसाब से लेना चाहें तो बिल्कुल 142 के जो स्टॉप लॉस हैं, जो सपोर्ट जोन्स हैं, इनके स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 148 का रहेगा, दूसरा टारगेट 152 का रहेगा। इंट्राडे के लिहाज से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं, बट बड़ी तेजी आपको इसमें 152 के जो जोन है इनके ऊपर ही देखने मिलेगी।
अजय जितना भी टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी है, शायद क्या उसमें इंटरेस्ट दिख सकता है क्या? मैक्वारी की रिपोर्ट इंडस टावर पे भी आई है। एग्जैक्टली मैंने इंडस टावर के ऊपर पूछा भी था। हो सकता है। इनफैक्ट एक और स्टॉक जो मेरे नजर में आ रहा है वो है जिसमें शॉर्टिंग हो रही है 2 दिन से, और वो है आपका इंडिया सीमेंट। कल खराब नंबर्स के बाद कमजोरी आई और उसके बाद आज फॉलोअप कमजोरी आई है। देखिए डेज लो पे आ गया है। रत्नेश, इंडिया सीमेंट के चार्ट नीचे कहां तक जा सकते हैं? क्या एक शॉर्ट कैंडिडेट है? इंडिया सीमेंट का चार्ट में अभी आप देखेंगे जो करेक्शन चालू हुआ था वो कंटिन्यू, इसमें सितंबर महीने में एक करेक्शन चालू हुआ था, वो कंटिन्यू बना हुआ है। ये अपने की एवरेजेस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा की लेवल, इसके की सपोर्ट लेवल पे आ गया, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नई फ्रेश शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता यहाँ पे बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा इसको 180 की जोन जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से जो नया फ्रेश करना है वो तो 180 के नीचे ही करना चाहिए। तब तक इसमें फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। तो 180 रुपए के नीचे फिर नई कमजोरी चालू होगी, जो कि 170 रुपए तक लेके जा सकती है। एक बार पावर और पावर एंसिलरी स्पेस को भी देखते हैं कि वहां पर कैसी मूव है। पावर ग्रिड की हम बात कर रहे थे कि खुला ही ऊपर था, कल भी टॉप गेनर था। इसी तरह से आप पावर एंसिलरी में भी देखें, कुछ कहीं नजर होगी आपकी केईसी इंटरनेशनल, वोल्टा ट्रांसफॉर्मर्स, कहीं पर जहां एक अच्छी मूव आ सकती है, क्योंकि पावर चल रहा है और पावर एंसिलरी भी चल ही रहा है। बिल्कुल, ये स्पेस है जहां पे हमने काफी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है। आई पिक वन ऑफ द स्टॉक्स जिसका नाम आपने लिया, विच इज केईसी इंटरनेशनल। स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी देखने मिली है पिछले अगर मैं 8 से 10 सेशंस की बात करूं तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से केईसी इंटरनेशनल ये एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। 515 आपका स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट होगा 530, दूसरा टारगेट होगा 542 का। गौरांग, बायोकॉन का रिजल्ट कल तगड़ा आया था, फॉलो अप बाइंग आज भी दिख रही है। एक राउंड तो 220 वाला 250 हो गया। क्या इसका वर्स्ट ओवर है अभी इस भाव से? जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं आप लेंगे बायोकॉन? आप देखते हैं। देखिए अजय, खरीदारी की राय है, लेकिन अजय एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये। जब महामारी चल रही थी और पूरा फार्मा सेक्टर चहक रहा था, इसके साथ साथ और एक नाम याद आ जाता है, वो है लुपिन। तो खरीदारी के जाता है तो मुनाफा की राय होगी या फिर निकलने की राय, नई खरीदारी की राय नहीं देंगे। अगर नई खरीदारी आपको फार्मा में करना ही है तो सन फार्मा, डीवीज लेबोरेटरीज और सिप्ला, ये 4 नाम बेहतर लगते हैं। ओके। सन फार्मा भी कल 953-54 तक गया, उसके बाद रिवर्स हुआ है। डिवीज में भी तेजी थी, आज रिवर्स हुई है। क्या बाजार अगर करेक्टिव फेज में जा रहा है तो क्या फार्मा एक सेफ बेट हो सकती है, डिवीज वर्सेस सन फार्मा? किरण? अगर सन फार्मा में जैसे हमने बोला कि ओवरऑल फार्मा के अंदर हमें अच्छा लग रहा है, सन फार्मा की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें डिवीज और सन फार्मा में अगर हमें चूज करना है तो सन फार्मा वुड बी द बेटर चॉइस। रीजन बीइंग कि हमने देखा था कि कहीं ना कहीं उसमें जो एक डबल बॉटम पैटर्न या तो जिस तरह से लोअर बॉटम लोअर टॉप पैटर्न के अंदर वो ट्रेड कर रहा था, कहीं ना कहीं 920 के आसपास उसने बॉटम बनाया। उसी टाइम पे अगर आप उसके मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें एक बुलिशनेस दिख रही है या तो हिडन डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो सन फार्मा के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं, जब तक ये 920 का लेवल नहीं टूटता है तब तक कोई भी टिप आता है आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्टॉक में ऊपर में 970-980 तक के चांस है। दूसरी तरफ डीवीज अगर हम देखेंगे तो डीवीज में भी एक रिकवरी प्ले आउट हो रही है, ले वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंडीशनल बाय रहेगा। स्टॉक ने रिसेंटली अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन तो किया है, लेकिन 3400 के ऊपर मल्टीपल टॉप बनाए थे। सो डीवीज अगर बाय करना है तो 3400 क्रॉस होने के बाद ही हम बाय करेंगे। हालांकि सन फार्मा करंट मार्केट प्राइस है 920 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। सेशन में मैं आपको बता रहा था प्रियंका कि अभी हम जो डिस्कशन भी किया था और ये देव साहब जो है दिलवा के गए थे, कल की चाल के बाद भी सुदर्शन केम में आज फॉलो अप बाइंग आ रही है, डेज हाई की तरफ जा रहा है। क्या बात है, 2% तेज है आज। कल 11% चला, जबकि उसके बाद भी आज 2%, 1.5% फॉलो अप बाइंग। ये टेक्निकल चार्टिस्ट कहते हैं कि ये एक अच्छा साइन होता है। खुश सुदर्शन केम के चार्ट देख के बताएंगे? जी हाँ, जैसो आई थिंक कल भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था। कल का तो
बहुत ही शानदार रहा, वॉल्यूम एक्शन भी शानदार रहा, विच इज मोर एनकरेजिंग फॉर मी रादर देन द प्राइस एक्शन। और उसी के चलते हम आज फॉलो थ्रू बाइंग देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने अच्छे, इतने शार्प अपमूव के बाद, करीब 400 का लेवल था इसका जब बस 2 दिन पहले, अभी भी स्टॉक ओवर हीटिंग टेरिटरी में नहीं गया है। तो जिस तरीके का हम इसमें वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं, और जैसा कि ये मैंने बताया अभी ओवर हीटिंग से दूर है, यहाँ पे आप एक और एक बुलिश बेट ले सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखें, तो 460 के टारगेट के लिए से बाय करें, 475 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, ये मैं जो आज का लो है करीब 435 के आसपास, इसका लेके चलूंगा। ओके, पावर स्टॉक्स रिलेटेड, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, वहाँ पर तो अच्छी मूव है, और ब्रिटानिया इस वक्त आप देखें तो टॉप गेनर है एफएमसीजी पैक में। बैंक्स पे प्रेशर थोड़ा सा तो ईज आउट हुआ है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप पे वहाँ कहाँ नजर होगी किरण? कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आ रहा हो? मिड कैप के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने सुबह आईटी मिड कैप डिस्कस किया था, साथ ही साथ अगर दूसरे जो केमिकल स्पेस है वहां पे भी हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन आ रही है, तो आप टाटा केमिकल के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। टाटा केमिकल का अगर आप करंट डेली चार्ट देखोगे तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे 7 दिन से एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। अभी जिस तरह से उसने लोअर लेवल के आसपास से रिबाउंड किया है, जब तक कि 970 के ऊपर है, टाटा केमिकल एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। अगर यहाँ से कोई रिकवरी आती है तो देयर आर चांसेस कि हम 1030 तक देख सकते हैं। सो मिड कैप के अंदर टाटा केमिकल डेफिनेटली हम एक बार देखेंगे। ओके, कमिंस इंडिया को देखें एक बार, वो रिकवर होना शुरू हुआ है, 1.5% की तेजी है, और कमिंस लगभग 6-7% कल टूटा था। कुछ क्या यहाँ पर आप एक रिकवरी प्ले लेंगे यहाँ से? अब तो स्टॉक हरे निशान में है। सो प्रियंका, थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि ये अपने जो 20 डे मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करके नीचे स्लाइड हुआ था, और 1630 नॉट टू फार बट 1630 का इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। जैसा कि हम कहते हैं ये पहला लिटमस टेस्ट होता है, तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब इसमें आप रिकवरी लौटते हुए देखेंगे। हालांकि मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम बैक्ड डाउन मूव आया था कल इसमें, तो रिकवरी बिल्कुल है, बट 1630 का जो जोन है ये मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल है। एक दिन के लिए मैं वेट कर सकता हूँ। 1630 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है आज, तब आप कह सकते हैं कि इट वाज अ वन ऑफ डाउन मूव यस्टरडे, और स्टॉक ने जो अपना ट्रेंड है ये रिज्यूम किया है। ओके, इंडियन होटल्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब, बहुत ही शानदार खबर आई है इंडियन होटल्स के लिए। खैर वहां पे तो अच्छी खबरों का सिलसिला रुकता ही नहीं है। गौरांग है हमारे साथ? गौरांग चले गए। गौरांग के साथ सही बात बोली कि अच्छी खबरों का सिलसिला तो रुकता नहीं है। 400 रुपए का भाव हो गया भाई। 75-80 रुपए पे नए एमडी साहब आए थे, बहुत पहले की, 2-3 साल पहले की बात है। हमें याद है, हमने यहाँ ईटी 9 स्वदेश पे और ईटी 9 पे जबरदस्त कवरेज शुरू किया था, और एक के बाद एक। इनफैक्ट एक रेयर कंपनी है जिसने कोविड के दौरान रूम्स ऐड किए, इसीलिए इनका फायदा मिला। जब ये टूरिज्म की एकदम बाढ़ सी आ गई तो इंडियन होटल्स को फायदा मिला। और अब खबर ये आई है कि रामबाग पैलेस, जो इंडियन होटल का जयपुर का होटल है, उसको वर्ल्ड्स नंबर 1 होटल करार किया गया। स्टॉक में तेजी बनी हुई है, 20% हर 6 महीने में दे ही देता है लगभग, आज भी ऊपर है 385 पे। किरण बताइए, यहाँ से पैसा बनेगा, और अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं उनको क्या टारगेट लेवल जा सकते हैं? थोड़ा ये ट्रेडिंग के बियॉन्ड ही बता दीजिए इसमें। सो ओवरऑल ट्रेडिंग के बियॉन्ड अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में हमने कहीं ना कहीं देखा था कि जिस तरह से इसमें कंसोलिडेशन मूव स्टार्ट हुए थे, 350 के ऊपर स्टॉक जा नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक हमने देखा कि 350 हाई लेवल के ऊपर और नीचे में 280। सो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 70 रुपीज की एक रेंज थी। अब 350 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है। सो मंथली बेसिस के ऊपर ये 70 रुपीज अगर हम ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं 420 से 430 का टारगेट निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लोग लेके बैठे हैं डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। क्या किसी को करंट मार्केट प्राइस से लेना है तो आंसर रहेगा थोड़ा आप वेट कीजिए। अगर कोई भी डिप आता है 350-360 के बीच में तो वहां पे आप लीजिए। ओवरऑल टारगेट में वापस रिपीट करूं, 430-450 के बीच का टारगेट है। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से या कोई भी डिप आता है अभी और कोई एंट्री ले रहा है तो 330 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में वापस 450 के टारगेट के लिए आप डेफिनेटली इंडियन होटल के अंदर रुक सकते हो। बैंक्स में एक तरह की जब आपको मूव दिख रही है, आप कोटक महिंद्रा बैंक को तेज देख रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 1% की तेजी के साथ है, और इस पर क्या व्यू बनेगा? कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, इन बैंक्स पर कुछ क्या व्यू बन रहा है? प्रियंका, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में जैसे हमने एक बार कल भी डिस्कशन किया था कि अच्छे खासे मूव के बाद ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ अ फॉलो थ्रू, वो नहीं आया है।
तो मैं थोड़ा सा इस पे और वेट करूंगा, 1930 1935 के जो जोन्स हैं इनके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तब मेरे लिए ये मोमेंटम इसमें लौटता हुआ दिखेगा, तब ये मेरे लिए बाय कैटेगरी में जाएगा। तब तक अगर एक्जिस्टिंग पोजीशन हो इसे बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, बट बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मोमेंटम, एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना थोड़ा सा कंसर्न का कॉज बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करके चलें। इंडसइंड बैंक हाउएवर इज डिफरेंट क्रीचर ऑल टुगेदर। आप देखिए इसमें जो अपसाइड हम देख रहे हैं ये बढ़ते ही जा रहा है, अभी भी थोड़ा सा दूर है फ्रॉम ओवर हीटिंग, तो कह सकते हैं कि 1300 तक के टारगेट के लिए आप इसको फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक इज डेफिनेटली सीइंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 1250 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेंगे। इतने अच्छे अपमूव के बाद भी मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए यहाँ से फेवरेबल हो सकता है। टिपिकली कॉल एक्शन जो है ये 1300 के जो राउंड फिगर्स होते हैं इनके आसपास आता है, तो देयर इज स्टिल सम रूम लेफ्ट ऑन द अपसाइड। इंडसइंड बैंक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक होल्ड करें। दो शेयर मेरे को आपसे पता करने हैं, दोनों लीकर स्पेस के। एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसकी कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, और अगर आज का आप डाटा देखेंगे ना तो आप यूबीएल के अंदर यानी कि यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंदर भी डाटा अच्छा बन रहा है। ये दोनों में से क्या चुना जा सकता है, यूबीएल के यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल्स? खुश, ये आपसे क्वेश्चन है। यूबीएल यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या बात है, नाम सुनते ही आवाज ही बंद हो रही है। नहीं डिम्पी, ये सिर्फ स्टॉक लेवल पे हम ट्रैक करते हैं, उससे ज्यादा हमारा वास्ता नहीं यहाँ पे। नहीं, बट देखिए ये एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो एक मीडियम टर्म पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट आना अभी बाकी है। तो मैं कहूंगा यूनाइटेड ब्रूअरीज जो है इसको आप थोड़ा सा अभी फिलहाल अवॉइड करके चलें, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे इसमें लौटता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जहां तक मैकडॉवेल्स या यूनाइटेड स्पिरिट की बात है, इसमें डेफिनेटली मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अच्छा खासा इसमें अप ट्रेंड भी दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से 855 के जो लेवल्स हैं इसके लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवेल्स जो हैं इनमें बाइंग कर सकते हैं। 828 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सो यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप बाय करें, यूनाइटेड ब्रूअरीज को फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। दिनेश, एक बार जरा बजाज ऑटो को आप चेक करेंगे, ये पहले अच्छा चल रहा था, साइडवेज हुआ, क्या शानदार मूव है, क्या शानदार कैंडल्स आज इसकी बनती हुई दिख रही हैं। 2% ऊपर 100 रुपया एक ही झटके में, ये नया ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है, अपनी पुराने लेवल्स को भी पार कर रहा है। सर पकड़ के रखें, और जिनका नहीं खरीदा हुआ है उनकी बड़ी मुश्किल है, उनको जरा बताइए उनको क्या करना है। रत्नेश, आवाज आ रही है आपको? बजाज ऑटो का चार्ट आप देखिए, आज डेफिनेटली काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। मैं सुबह से इसको वॉच कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने खरीद रखा है एटलीस्ट उनको तो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। 4400 अगर बहुत ज्यादा नीचे का है तो 4420 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इसमें मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में हमको 4900 से 5000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। अब सवाल ये है कि जिन्होंने नी लिया है, जो छूट गए है, उनके लिए ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए जरूर मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए जरूर बाय करें। यहाँ से स्टॉप लॉस लगा है 4520 का, उनके भी टारगेट सेम रहेगा 4800 रुपीज तक के लिए। जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए, कुछ नंबर्स आते जा रहे हैं, बड़े मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिंडाल्को के सतीश पाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी कंपनी के नतीजे और आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या दिख सकता है। स्टॉक में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है रिजल्ट्स के बाद। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने देखा है कि अगर स्टॉक की बात करें आज थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एल्यूमिनियम प्राइसेस के ऊपर क्या अनुमान है आगे आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि सारा बिजनेस का काफ़ी हद तक डायरेक्शन वही डिसाइड करेगा। पेरू, चाइना, इन सारे पार्ट्स में, जो दुनिया भर के पार्ट्स में जो इस समय हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर आप करंटली एल्यूमिनियम का प्राइस देखें 2200 से 2300 के बीच पे है, और ये लार्जली चाइनीज इकोनॉमी के अनसर्टनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो मुझे जो लगता है कि अभी आने वाले 1-2 महीने में अगर ये चाइनीज इकोनॉमिक सिचुएशन पे क्लैरिटी आ जाए तो ये एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे शायद अपसाइड का पोटेंशियल है। अगर चाइनीज इकोनॉमी आज जैसे है वैसे ही चले तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस विल बी रेंज बाउंड, ये 2250 से 2350 के रेंज पे रहेंगे जो हमारे Q4 के रेट थे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हम चाइना में, यूरोप में थोड़ी कमजोरी सी देख रहे हैं, डिमांड में कमजोरी आ रही है और दूसरी इंडस्ट्री भी यही कह रही हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन दोनों रीजन से अगर हम बात करें, एरो, ऑटो, आपके एल्यूमिनियम कैन्स, इन सब चीजों के सेगमेंट से कैसी डिमांड आ सकती है? हमें एरोस्पेस और ऑटो में डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रहा है और ये लग रहा है कि इस साल में एरोस्पेस और ऑटो का डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगा। हमारे लिए कैन सबसे बड़ा सेगमेंट है। कैन में हम लोग जो बोल रहे थे लास्ट क्वार्टर में भी कि इन्वेंट्री का एक डिस्टॉकिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो Q4 में मेजॉरिटी डिस्टॉकिंग खत्म हो गया है। Q1 में स्पेशली साउथ अमेरिका में और थोड़ा डिस्टॉकिंग बाकी है। तो कैन डिमांड हमको जो लग रहा है कि Q2, Q3 में विल कम बैक टू नॉर्मल लेवल्स। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा वीक था क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यूएस में हाउसिंग स्टार्ट्स कम हो गया था, पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अभी स्टेबलाइज और लोगों का उम्मीद है कि शायद इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जो यूएस हाउसिंग स्टार्ट्स है फरवरी, मार्च और अप्रैल में अभी ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का भी जो सेक्टर है वहां से वॉल्यूम पिकअप होगा। एक आखिरी सवाल सतीश जी, अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, हम कोल प्राइसेस की बात करें, कहीं ना कहीं एक लेवल पे बने हुए हैं, क्या ये इस समय मानना सही होगा कि लोअर कॉस्ट के जितने बेनिफिट्स हैं आपकी कंपनी को ऑलरेडी आ चुके हैं इस क्वार्टर में? हमारी जी वो अभी फीलिंग है, अगर आप कॉस्ट एंगल से देखें जो लार्जली इंडिया में कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, Q4 में Q3 के मुताबिक कोल कॉस्ट 16% कम हुआ था। मेरा जो अंदाजा है कि Q1 विल बी फ्लैट विद Q4, so मुझे नहीं लग रहा है कि और कॉस्ट में काफी कम होने का चांस है Q1 में। ऑलराइट सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सतीश पाई जी हिंडाल्को के हमसे बात कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा एक तरह से हर्डल तो लिख ही रहे हैं, वो हमको शुरू से ही आपको बता रहे हैं। लास्ट आवर ट्रेड में ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्सपायरी हमेशा सेकेंड हाफ सेशन में अपना रंग दिखाती है असली। बजाज ऑटो में बात हो गई है। इंडिगो के बारे में एक बार वापस से विजिट कर लेते हैं। 2300 रुपये का भाव इंडिगो का आ गया है। क्रूड नीचे है, हमें मालूम है डिमांड अच्छी आ रही है और दूसरे जो एविएशन कंपनीज हैं उनकी हालत खस्ता है इस समय। क्या इसका फायदा इंडिगो मिल रहा है? चार्ट तो ये बता रहे हैं। कुछ एक बार देखिए जरा, 25% ये 3 महीने में चला है। 2300 रुपये, क्या नेक्स्ट टारगेट 2400 है इसका? So, अजय पोजिशनली बात करें तो फॉर श्योर, और एक्चुअली दिस इज नॉट अ गुड दिस इज एक्चुअली गुड टाइम टू एंटर, क्योंकि एक अच्छे खासे रनअप के बाद जहां पे हमने स्टॉक को 2330 तक के जोन्स के आसपास जाते हुए देखा था, एक हल्का सा साइडवेज कंसोलिडेशन है, हल्का सा डिप है वहां पे उन लेवल से, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट भी मिल रही है। तो कोई पोजिशनली होल्ड करना चाहे तो 2400 और मैं कहूंगा इनफैक्ट 2550 तक के जो लेवल्स हैं ये भी स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है, तो यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है। पोजीशन थोड़ी सी लिमिटेड रखें फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि स्टॉक में एक रनअप काफी ऑलरेडी आ चुका है, तो दैट काइंड ऑफ अप मूव जो हमने 1800 के लेवल से 2300 तक देखा था वो शायद इतना अर्जेंटली ना मिले, बट ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री लें, आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 2225 के जो जोन्स हैं इसके पास का रहेगा। खैर इस बीच कमिंस इंडिया के बारे में अजय आपको ध्यान है, कल ये 6% तक टूट गया था। ये कह रहे हैं कि हमारे एमिशन नॉर्म्स की वजह से हमको पता नहीं है कि क्या पोजीशन होगी या क्या नहीं होगी, और उसके बाद ये हम कमेंट्री भी नहीं देंगे। आज करीब 1.5% की रिकवरी है, खुलने के बाद एक डिप दिया लेकिन रिकवरी है। ये आपको इनकी जो कमेंट्री ना देने, गाइडेंस ना देने वाली बात है, और जो एमिशन नॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं इस रिकवरी पे? डिम्पी ऐसा है कि कल इन्होंने जो गाइडेंस देना टाल दिया उससे 6% का शॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप कल का इंट्राडे चार्ट देखते, जब रिजल्ट आया था 2% नीचे था,
गाइडेंस नहीं देने की वजह से जो प्रेस रिलीज में मेंशन था, लोगों ने पढ़ के 4% और शॉर्ट कर दिया उसको, तो 6% का वो गिर गया। तो वो जो नेगेटिव बात है वो प्राइस इन हो गई। दूसरी बात ये, कमिंस सॉलिड कंपनी है, सबको पता है कि 1-2 महीने, अगर 3 महीने 6 महीने का के बियॉन्ड देखें तो स्ट्रक्चरल तेजी है। तो जो मिस कर गए वो 6-7% नीचे मिलता है तो वो छोड़ते नहीं है, तो उन्होंने BTST कर लिया। सेम चीज़ आपको याद होगा सीमेंस में हुई थी, 10% गिरा था पहले दिन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू ये वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरे दिन फॉलोअप सेलिंग नहीं आई उसमें, इनफैक्ट 10% नीचे बाइंग आना शुरू हो गई। और सबसे पहले हमारे ही पैनलिस्ट ने बताया था कि भाई इस पे आप कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए, आपको पता है, राहुल घोष ने बताया था। तो अच्छे स्टॉक बड़ी गिरावट में बाइंग कैंडिडेट्स बन जाते हैं मीडियम टर्म पोजिशन वालों के लिए और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट सीमेंस पे नहीं आएगी। एक दिन का शॉर्ट ट्रेड था, वो कल प्ले आउट हो गया। सीमेंस में भी देखिए आप, उसके बाद गिरना बंद हो गया। इनफैक्ट कुछ से क्यों ना पूछें, सीमेंस वर्सेस कमिंस दोनों में नियर टर्म इशू के चक्कर में लोगों ने शॉर्टिंग की। क्या इस भाव पे लेना चाहिए इन दोनों में? खुश अजय, वन वर्ड आंसर दोनों के लिए यस रहेगा। थोड़ी देर हमने ये डिस्कस किया था कि देखिए कमिंस की भी अगर मैं बात करूं तो कल का जो फॉल आया था इसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो इसमें मोमेंटम है ये हमें 1630 के जो जोन्स है इसके ऊपर देखने मिलेगा। सो इट्स ओनली फ्रॉम दैट मोमेंटम पर्सपेक्टिव कि मैं जो ट्रेड है इसे होल्ड करवा रहा हूँ। बट अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी पोजिशनल व्यू मांगे तो डेफिनेटली इसमें आपको बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक को 20 डे मूविंग एवरेज जो है इसको क्रॉस करके ऊपर जाने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप पोजिशनल बेट लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये जो डिप आया ही आपके लिए एज बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं कहूंगा 1575 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर के लेवल्स पे अगर मैं देखूं, जो जिन लेवल से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था इसको रिक्लेम करने में मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1650 और 1690 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए टारगेट एक्ट करेंगे। अब जहां तक सीमेंस की बात है, फेयरली सिमिलर स्टोरी, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। नियर टर्म में हम कह सकते हैं बिल्कुल इसमें एक बॉटम जो है ये बन चुका है 3340 3350 के जो जोन्स हैं इनके आसपास का। तो यहाँ भी आप एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 3500 और दूसरा टारगेट जो है 3590 के जोन्स का रहेगा। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने बताया 3380 का लेके चले। दोनों ही पोजिशनल बेसिस पे मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। दोनों पोजिशनल बेसिस पे आपको स्ट्रांग लग रहे हैं और यहाँ से नी जर्क रिएक्शन जिन ट्रेडर्स ने जिसका फायदा उठाया उनके लिए आज फायदा भी हो रहा है। कमिंस 2% ऊपर है, लेकिन इस बीच बाजार कंटिन्यूज टू रिकवर और निफ्टी तो हरे निशान में है और ये तेजी कहीं ना कहीं आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑटो के लेकर आए हैं। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही आयशर मोटर्स। किरण, एक बार आयशर मोटर्स को भी आप चेक करें, अच्छी तेजी इसमें रहती है लेकिन थोड़ा सा म्यूटेड था बीच में, अब फिर से क्या एक नए लेग के लिए स्टार्ट हुआ है? यस 100%। जैसे हमने देखा था कि 3390 3400 का क्लस्टर रेजिस्टेंस था, रिजल्ट के बाद एक अपने गैप अप तेजी देखी, कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में 3700 के आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया और उसके जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल थे 3500 उसको रिटेस्ट किया। अब वहां से 3 दिन से हम देख रहे हैं कंटिन्यू हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट्स है डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है तो रिसेंट जो उसने बॉटम बनाया है, एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस अगर हमें चाहिए तो 3590 का एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस रहेगा और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है हम वापस इसको ऑल टाइम हाई 3800 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो आयशर मोटर में आप ध्यान रख सकते हैं। सेकंड, हमारी जब टाटा मोटर के ऊपर बात हो रही थी तब मैंने बताया था कि ऑटो के अंदर हम ध्यान रख सकते हैं, तो मारुति इज द नेक्स्ट वन। अब मारुति के अंदर ध्यान दीजिए, सिमिलर पैटर्न है जैसे आयशर मोटर के अंदर है, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के बाद ये ऑलरेडी हमने 9000 के आसपास रिकमेंड किया था, 9300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर उसमें कोई गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 9190 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप 9500 तक के टारगेट मारुति में देख सकते हैं। तो अगर ऑटो के अंदर किसी को चाहिए तो मारुति इज अवर प्रेफर्ड पिक। आज कुछ आपको मार्केट को देख के, जैसे हम आप सुबह से कह रहे थे कि आपको थोड़ा ऐसे ईर्ष्या होगी कि आज एक्सपायरी है, क्या है आज आपको आज ऐसे फील होगा क्योंकि आज मार्केट की इतनी टाइट रेंज है और इसी टाइट रेंज में ही चलेगा। आप देखो बैंक निफ्टी सिर्फ 33 पॉइंट की गिरावट अभी बाकी रह गई है, ये थोड़ा रिकवर कर गया। अच्छा, टूटा भी कितना था? सिर्फ 60 पॉइंट। निफ्टी आपको मैं दिखाता हूँ, निफ्टी 9 पॉइंट ऊपर है। अरे टूटा भी कितना था? सिर्फ 20-25 पॉइंट। तो आप एक टाइट रेंज के अंदर आप ट्रेड करेंगे जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा। लगता नहीं कि एक्सपायरी वाला दिन होगा, इसलिए पोल के जरिए हमने आपको ये बात क्लियर भी की हुई है जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हमको बता रहे हैं। एक शेयर मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, वो शेयर का नाम है डेल्टा कॉर्प
और इस शेयर को जरा एक बार देख के बताइए खुश आप, ये तो नया ब्रेकआउट करने जा रहा है। ये एक्सपायरी का शेयर भी है, ब्रेकआउट का शेयर भी है और सीजनल प्ले का शेयर भी है। अब तो आ रही है छुट्टियां, बताइए सर डेल्टा कॉर्प में करें क्या? बिल्कुल डिम्पी, इसमें तो एक ही ट्रेड बनता है विच इज ऑन द लॉन्ग साइड। अच्छा खासा इसमें अपमूव है, कंटिन्यू रहा है और अच्छे खासे पॉज के साथ आप देखें तो स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं कि वन वे रैली है और बड़ी मिस आउट वाली फीलिंग आ रही हो, ऐसा नहीं है। अच्छे पॉजेस ले रहा है, डिप्स भी दे रहा है एंड देन इट्स रिकवरिंग। एंड इंसिडेंटली अगर आप इसका चार्ट वॉल्यूम के साथ प्लेस करके देखेंगे तो जिन जिन दिनों पे स्टॉक ऊपर गया है उस दिन आपने वॉल्यूम में बहुत ही क्लियर जंप अप देखा है, विच मींस कि इसमें डिलीवरी बाइंग जो है ये काफी अच्छी इंटैक्ट है अभी भी। और परसों का जो मूव था वो भी वॉल्यूम बैक था। सो ऑल इन ऑल जो इसका सारा सेटअप है ये बिल्कुल मुझे पॉजिटिव लग रहा है। इसमें आप थोड़े टाइट स्टॉप लॉस के साथ भी पोजीशन ले सकते हैं। 233 का जो लेवल है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बनाएं। 245 का पहला टारगेट रहेगा, 255 का दूसरा टारगेट रहेगा। एंड आई टेक अ क्विक मिनट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जहां हम एक्सपायरी की बात करें, देखिए मैं वही कह रहा था 18300 के नीचे होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। अगर आप देखें तो मार्केट खुले करीब 1 घंटा भी नहीं हुआ और 18300 के कॉल पे मैसिव राइटिंग देखने मिली है, विच सजेस्ट्स कि शायद इसके नीचे ही एक्सपायरी होगी। और जो सुबह हमने डिस्कस किया था पोल के जरिए कि जो रेंज है इसको मैं थोड़ा और नैरो कर दूं, 100 पॉइंट की बजाय 50 पॉइंट पे 18300 टू 18250 के रेंज में एक्सपायरी हो सकती है ऑन द निफ्टी। एटलीस्ट डेटा फिलहाल यही सजेस्ट कर रहा है कि 18300 के नीचे लाइकली है एक्सपायरी। आप देख पा रहे हैं 8 पॉइंट की एक का कॉल शॉर्ट हो रही है और एसी मंथ की ये है, 25 तारीख की एक्सपायरी है। तो आज की कॉल ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये शॉर्टिंग आपको हो रही है। जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ की कॉल शॉर्ट हो रही है। अच्छा पॉइंट नहीं होता कि बाजार चल जाए यहाँ से। एक शेयर मेरे को और पता करना है जहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा बहुत मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। उस कैटेगरी में है नारायण हृदयालय। इनफैक्ट कल मीटिंग में हम चर्चा यही कर रहे थे कि नारायण हृदयालय ये कह रहा है कि हमने कंपनी का गठन कर दिया, अब हम इंश्योरेंस भी बेचेंगे। रत्नेश जरा चेक करना और आप इसका ना 7 डेज भी दिखाओ, क्योंकि नंबर से पहले चला, नंबर वाले दिन चला, नंबर्स के बाद चला और अब खबर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस भी बेचेंगे। मतलब इंश्योरेंस बेचेंगे। मेरे को जरा पता है कि लाइफ और नॉन लाइफ में ये क्या बेचना चाहते हैं। शेयर 14% ऊपर आ चुका है। ये शेयर के डीएनए में नहीं है 14% चलना एक हफ्ते के अंदर। हाँ, तो आप इसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे या अभी बने रहेंगे? नारायण हृदय का चार्ट देखिए, इसके नंबर भी काफी 22 मई के आसपास आई थी मेरे पास, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। इसके रिजल्ट आए थे, रन अवे गैप फॉर्मेशन बना था, इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी थी। कंटिन्यू हाई राइट फॉर्मेशन में एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद में इसने रिजल्ट सेशन वाले दिन ब्रेकआउट दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंटिन्यू तेजी में रहना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर किसी को नया भी लेना है तो उनके लिए भी स्टॉप लॉस 780 रुपए का ऊपर में टारगेट मुझे इसमें अगर पोजिशनल कोई होल्ड करना चाहता है तो 1000 से 1100 रुपए तक के लिए इसमें बन सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्लोजर है कि हमने हमारे क्लाइंटों को भी सजेस्ट किया था और इसमें मेरा निजी निवेश भी। ये बहुत अच्छी बात है, ये डिस्क्लोजर आपने बहुत शानदार दिया। सुबह हमने आपको पिरामल फार्मा बताया था, देखिए 12% ऊपर हो गया है। सुदर्शन केम अनदर 5% खुलने के बाद भागा। कल आपको याद होगा एक कंपनी के नतीजे थोड़े कमजोर नजर आए थे, उसके मैनेजमेंट भी आए फिर हमारे चैनल में, उसके बाद स्टॉक रिकवर हुआ, वो था JSW एनर्जी। आज देखिए 2.0 का असर आ रहा है। देखिए 2.0 का असर, आज 5% फॉलो अप बाइंग उसमें आ रही है। JSW एनर्जी पे बात करना जरूरी है। रत्नेश 260 क्रॉस कर रहा है आज, 5% अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये क्या 300 की तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन में? JSW एनर्जी का चार्ट एक ऐसा लगता है कि बेस फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा है। आप इसके अगर इंडिकेटर देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं सपोर्ट इसमें जरूर ले रहा है। हालांकि अभी अपने मेन एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा, तो जिसकी वैल्यू आती है 280 के अराउंड, तो जरूर वहां तक तो जरूर ये एक बार इसको जाना चाहिए। वॉल्यूम एक्टिविटी भी कल के सत्र में हमको अच्छी देखने को मिली थी, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बनता है वो फेवर बन सकता है। यहाँ पे आप 245 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। 280 रुपए का पहला टारगेट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो छूना चाहिए, वहां तक के लिए जरूर एक बाय कर सकते हैं। ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, काफी एग्रेसिव कंपनी है, FNO स्टॉक में फेवरेट है ट्रेडर्स की, और अब बायआउट्स भी कर रही है। आपको याद होगा अभी हाल ही में ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। आप बिलीव नहीं करेंगे प्रियंका, मैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल के कलेक्शन देख के आया। मैं अपनी मदर के साथ शॉपिंग पे गया था, आई वाज ब्लोन ओवर। मतलब मैंने कहा भाई इंटरनेशनल ट्रेंड्स, बढ़िया क्वालिटी और बहुत रीजनेबल प्राइसेस। यू मीन पैंटलून्स, राइट? पैंटलून नहीं भाई, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। अच्छा, ओके।
इनके एक्सक्लूसिव अपने आउटलेट्स अच्छा, मॉल्स में आ अच्छा, रहे हैं। अच्छा, ओके। और सब इंटरनेशनल स्टाइल के कपड़े बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे, और लोग भगदड़ मच रही थी। ओके। तो मैं तो खुद मैंने ट्राई नहीं किया था। आप अकेली नहीं है ऐसा कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल सोचेंगे तो हाँ पेंटालून, हाँ वही उससे लेकिन समय बदल चुका है। इन्होंने फैशन रिटेलिंग में बड़ी धाक जमा ली है मार्केट में। तो अभी देख रही हैं आप, ये स्टॉक भी बहुत अग्रेसिव हो रहा है कंपनी। अभी उन्होंने TCNS का प्लान बनाया उससे लेने का, और ABFRL के ऊपर लोगों का ध्यान आ रहा है। भले ही अगर आप लंबी अवधि में देखें तो स्टॉक किया नहीं है, लेकिन एक महीने का चार्ट देखें, आप एक महीने का चार्ट देखिए डायरेक्टर साहब, ये तो 52 महीने का है, वीक्स का है। एक महीने में देखिए 250 वाला 200 आया है। क्या इस भाव पे इसमें पोजीशन ली जा सकती है? किरण, चार्ट क्या कह रहे हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल के? कंपनी तो बड़ी अग्रेसिव हो रही है। फैशन की अगर हम ये चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो कॉर्पोरेट न्यूज आया था उसकी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। कहीं ना कहीं वहां पे आप देखोगे तो एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना हुआ है, साथ साथ वॉल्यूम काफी अच्छे हुए हैं। स्टॉक का प्रीवियस सपोर्ट भी हमने देखा था कि 170-180 के आसपास उसने प्रीवियसली बॉटम बनाया था कोविड के बाद, और वहां से फिर वो चलना चालू हुआ था। सो कहीं ना कहीं 170-180 उसका ट्रेडिशनल सपोर्ट है, वहां से ही उसने सपोर्ट लेके आज 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 200 के ऊपर है डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। रिसेंटली जो इसने लो बनाया 184 का, वो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 230-240 का हमारा टारगेट रहेगा, वहां पे क्लस्टर रेजिस्टेंस है। जैसे ही 230-240 का रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 280-275 के लेवल जहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज है वहां तक जाता हुआ देख सकते हैं। सो कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हैं, काफी अच्छे लेवल के ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। सो 184 के स्टॉप लॉस के साथ आदित्य बिरला फैशन लॉन्ग।